नमस्ते प्यारे साथियों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को आज सुबह में इन्फॉर्म किया था कि आज शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आप लोगों को सब्जेक्टिव का महामैराथन क्लास मिलेगा, जिसमें वीवीआई सब्जेक्टिव होगा, जिसका पूरा पूरा चांस है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज हम लोग इसी को करने वाले हैं। अभी हम थोड़ा बहुत ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि सुबह से क्वेश्चन को छांट रहे थे। क्वेश्चन छांटना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ काम है। पूरा एनालाइज करना होता है, जो भी पीवाईक्यू पेपर को, मॉडल सेट को, जो भी पेपर है हमारे पास, उस सबको एनालाइज करके हम इस क्लास को बनाए हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस क्लास को देखिएगा। क्लास में जो भी प्रश्नों की संख्या है आप उसको मत देख करके घबराइएगा। आज अंतिम मतलब कि प्रयास करना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, संस्कृत के लिए आज अंतिम प्रयास करना है। जितना जी जान लगा सकते हैं आज के इस क्लास में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आज ही के क्लास में यह तय होगा कि आप संस्कृत में कितना स्कोर कर पाइएगा। तो इस क्लास को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बाकी चलिए अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। कोई बच्चा अगर अभी तक संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो 12th का बच्चा है उसके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी देख सके, क्लास को समझ सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाए। ठीक है, आइए बिना देर किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि हाँ, एक बात और हम आप लोगों को बता दें कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू ये सब नहीं मिल रहा है। देखिए आप लोग प्लेलिस्ट देखा कीजिए। सॉरी एक मिनट, हाँ, प्लेलिस्ट देखा कीजिए। प्लेलिस्ट में सब कुछ है। आप लोग प्लेलिस्ट देखते नहीं है और कहने लगते हैं कि सर इसका क्लास कराइए, इसका क्लास कराइए। आप लोग प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलेगा, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलेगा, निबंध मिलेगा, पत्र मिलेगा, मतलब कि सब कुछ करा दिए हैं हम। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि सर उसका क्लास नहीं है तो इसका क्लास नहीं है। तो आप लोग एक बार चेक कीजिए, ठीक है। जैसा कि आज हमने सुबह हमें बताया भी था कि कैसे चेक करना है। तो आइए अपने क्लास की ओर चलते हैं। जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन हम लाए हुए हैं। क्वेश्चन को देखिए 2 से 3 बार, जितना बार देख सकते हैं उतना बार देखिए, ताकि आप लोगों के मन में यह क्वेश्चन फिट हो जाए, कैसे आंसर देना है यह बात समझ में आ जाए आपको, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाए। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल खंड अ देखा था, अ के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्लास देखा था, तो आज हम लोग खंड ब देखेंगे। इसके अंतर्गत आज हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव आंसर, क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दे। ठीक है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आपसे 10 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 5 प्रश्न को उत्तर देना है। एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, तो 5 दूना 10 नंबर का यह रहने वाला है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को मैं एक बार और बता दूं कि ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर आप लोगों को संस्कृत भाषा में ही देना है। किसमें? संस्कृत में ही। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी संख्या भी ज़्यादा है, इसलिए कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं ना, अंतिम समय में आकर के रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चन ज़्यादा रखने से अगर उसमें से आ जाए तो ये अच्छा बात है, लेकिन कुछ कम हो जाए, मतलब कि गांव देहात में सुने होंगे कहावत कि कम अच्छा नहीं है, उबर जाना अच्छा है लेकिन कम पढ़ना अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमने थोड़ा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा रखा है, क्योंकि यह संस्कृत में भी पूछता है और कहाँ से पूछ दे, आपका बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, देता कुछ और है, पूछता कुछ और है। तो इसलिए हमने क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा ज़्यादा रखा है, आप लोग इसको देखिए। लेकिन जो भी क्वेश्चन है वीवीआई है, पूरा एनालाइज करके हमने इस क्लास को लाया है। सुबह से लेकर के अभी 3:30 हो रहा है, अभी इस क्लास को रिकॉर्ड करने बैठे हैं, क्योंकि सुबह से लेकर के अभी तक हम इस पीडीएफ को, इस क्लास को तैयार कर रहे थे, इस प्रश्न को बना रहे थे हम। ठीक है, आइए अब देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि पुरुषार्था कति संति, यानी कि पुरुषार्थ कितने होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा कि पुरुषार्था कति संति, कि पुरुषार्थ कितने होते हैं। हम हिंदी में भी बता दे रहे हैं, आंसर देखिए। तो पुरुषार्था चत्वारः संति, पुरुषार्थ 4 होते हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, जैसा कि आप लोगों को कल पता चल ही गया होगा महामैराथन क्लास, ऑब्जेक्टिव के महामैराथन क्लास में। और यहाँ देखिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान रखिएगा कि चत्वारः पुरुषार्था चत्वारः संति, धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। चलिए आइए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि नीति शतकस्य रचयिता कह, नीति शतक का रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है।
तो इसका आंसर हो जाएगा कि नीति शतकस्य रचयिता भर्तृहरि अस्ति। ठीक है। हाँ, आप लोग एक और बात बता दें, वैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि संस्कृत में लिखना है तो घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि संस्कृत में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। बस आपको थोड़ा टेक्निक क्या लगाना है कि जहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि कहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, और जहाँ क्वेश्चन पूछे वहीं पर उसका आंसर ले आकर के रख देना है। बाकी आगे पीछे का जैसा है तैसा रख देना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है नीति शतकस्य रचयिता कः, तो नीति शतक का रचयिता कः मतलब कौन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, तो बाकी आगे पीछे का जैसे है तैसे ही रख देंगे, कह के जगह पर उसका आंसर लिख देंगे भर्तृहरि, आगे अस्थि हो गया, बन गया आपका आंसर। तो इस तरह से तैयार करना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि मृच्छकटिकस्य रचयिता कः, मृच्छकटिक का रचयिता कौन है। देखिए तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, बाकी इधर का जैसे है तैसे ही रख देंगे, तो लिखेंगे मृच्छकटिकस्य रचयिता शूद्रकः अस्ति, मृच्छकटिक का रचयिता शूद्रक है। उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आप यह भी बताइएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर मालूम था। ठीक है, सबके सब VVI है, सबके सब मतलब कि इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छप सकता है, मान के चलिए कि यहीं से क्वेश्चन, मतलब कि पूरा क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला, लेकिन कौन सा क्वेश्चन छप जाए यह मतलब कोई जानता नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा रखे हैं। लेकिन एक बात हम बता दें आपको कि इसी क्लास से क्वेश्चन आएगा, कहीं दूसरे जगह से नहीं। जो महामैराथन क्लास हुआ था ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव उसके अंदर से ही आएगा, और सब्जेक्टिव आज के इस क्लास महामैराथन के सब्जेक्टिव क्लास से ही आएगा। ठीक है। अगला देखिए 4था नंबर क्वेश्चन, चारुदत्त कः आसीत्, चारुदत्त कौन था। तो आंसर लिखेंगे कि चारुदत्त दरिद्र किंतु सदाचारी ब्राह्मण आसीत्, यानी कि चारुदत्त दरिद्र था लेकिन सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन एक अच्छा दयालु ब्राह्मण था। वसंत सेना का आसीत्, वसंत सेना कौन थी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि वसंत सेना उज्जयिन्याः गणिका आसीत्, वसंत सेना उज्जैनी की गणिका थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वसंत सेना उज्जैनी की गणिका थी। भूल कर भी हिंदी में इसका आंसर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछता है संस्कृत में, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर भी लिखना होता है संस्कृत में, गलती से भी संस्कृत हिंदी में मत लिख दीजिएगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर, करा कि उदयनः कः आसीत्, यानी कि उदयन कौन था। तो उदयनः वत्स देशस्य राजा आसीत्, उदयन वत्स देश का राजा था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि गणदासः कः आसीत्, गणदास कौन था। तो इसका आंसर लिखेंगे गणदासः नृत्य शिक्षक आसीत्, वही जो नृत्य शिक्षक जो विवाद पाठ है वहीं से लिया गया है। गणदास और हरदत्त जो है उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि गणदासः कः आसीत्, पूछा जा रहा है कि गणदास कौन था। तो गणदास तो एक नृत्य शिक्षक था, तो कह के जगह पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहीं पर लिख देंगे आंसर कि गणदासः नृत्य शिक्षक आसीत्, गणदास नृत्य शिक्षक था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम दाहेन का दग्धा, ग्राम माने कि गांव में आग लगने से कौन जल गई। तो ग्राम दाहेन वासवतता दग्धा, गांव में आग लगने से वासवतता जल गई। गार्गी का आसीत्, गार्गी कौन थी, गार्गी कौन थी। तो गार्गी विदुषी ब्राह्मणी आसीत्, गार्गी एक विदुषी ब्राह्मणी थी, मतलब कि ब्राह्मण परिवार से एक विदुषी थी, मतलब कि जैसे विद्वान, और विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। बात समझ में आया आप लोगों को। आगे देखिए, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 100% इस पर श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बाकी सब के सब इंपॉर्टेंट है कि मिथिलायाः राजा कः आसीत्, मिथिला का राजा कौन था। तो मिथिलायाः राजा जनक आसीत्, मिथिला का राजा कौन था, तो जनक था। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, सब्जेक्टिव भी बनता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप ये मान के चलिए कि आज के जो क्लास में क्वेश्चन आया है सब के सब आपको इंपॉर्टेंट लगने वाला है, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन का संख्या भी ज़्यादा है, क्योंकि सब के सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करा कि स्वामी विवेकानंद का आसीत्, स्वामी विवेकानंद कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद महान सन्यासी देशभक्त च आसीत्, मतलब कि स्वामी विवेकानंद महान सन्यासी और देशभक्त थे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद युग पुरुष आसीत्, यानी कि स्वामी विवेकानंद युग पुरुष थे, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि सर्वधर्म सम्मेलनम कुत्र आयोजितम आसीत्, यानी कि सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो नगरी आयोजितम आसीत्, सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो नगर में आयोजित हुआ था। ठीक है। इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिए किस तरह से आंसर लिखना है, आप लोग याद कर लीजिए, सब के सब इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन जितना भी है 40 से 45 क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिए, लिखिएगा तो याद होगा, लिखिएगा तो याद होगा।
हम मानते हैं कि टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर संस्कृत में देना है, वहां पर जाकर के घबराइएगा मत। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सर्वधर्म सम्मेलनम कदा आयोजितम आसित, यानी कि सर्वधर्म सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो सर्वधर्म सम्मेलनम 1893 तमे वर्षे आयोजितम आसित, यानी कि सर्वधर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में माने कि वर्ष में आयोजित हुआ था। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मालविका अग्निमित्रस्य रचयिता कह, मालविका अग्निमित्र का रचयिता कौन है। तो मालविका अग्निमित्रस्य रचयिता कालिदास आसित। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे कि मालविका अग्निमित्र का रचयिता कालिदास है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कस्य विभाति काय, और यह 100% आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। कस्य विभाति काय यानी कि, तो इसका आंसर हो जाएगा करुणा प्रणाम विभाति काय। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि वायु शोध कर्मणि के प्रवृत्ता, यानी कि वायु को शुद्ध करने का काम कौन करता है। तो वायु शोध कर्मणि वृक्षा प्रवृत्ता, माने कि वायु को शुद्ध करने का काम वृक्ष करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य कह आसित, चाणक्य कौन था। तो आंसर लिखेंगे चाणक्य चंद्रगुप्तस्य गुरु महान कूटनीतज्ञ आसित, यानी कि चाणक्य चंद्रगुप्त का गुरु था और महान कूटनीतज्ञ था। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। आप लोग देख लीजिए सब के सब VVI क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप में से कोई भी स्टूडेंट संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने से छोटे बच्चों को भी बताइए कि सारथी बैच यहाँ पर लॉन्च हुआ है, जिसके अंतर्गत 9th to 12th के बच्चों को हिंदी संस्कृत बुक और व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, ताकि वो हमसे जुड़ सके और यहाँ से हिंदी संस्कृत व्याकरण पढ़ सके और अपना समझ विकसित कर सके। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। खरा कि चंदन दास का आसित, चंदन दास कौन था। तो चंदन दास पाटलिपुत्रस्य एक श्रेष्ठी आसित, चंदन दास पाटलिपुत्र का एक श्रेष्ठी था। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे कि चंदन दास पाटलिपुत्रस्य एक श्रेष्ठी आसित। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमास कह विद्यते। ठीक है, कि मधुमास किस मास को कहते हैं। तो मधुमास चैत्र मासस्य विद्यते, मधुमास जो है चैत्र मास को कहते हैं। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि कानी पंच ऋणानी संति, कौन कौन 5 ऋण होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, भूत ऋण, भूत ऋणम चेति पंच ऋणानी, यानी कि ये 5 ऋण होते हैं। कौन कौन, देव ऋणम, ऋषि ऋणम, पितृ ऋणम, मनुष्य ऋणम, भूत ऋणम, चेति पंच ऋणानी। इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। आप लोग देख लीजिए ये भी 100% है, ये छपेगा। ठीक है, मान लीजिए कि पेपर लीक कर दिए हैं। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कि राक्षस कह आसित, राक्षस कौन था। तो राक्षस नंद वंशस्य अमात्य आसित, राक्षस जो है नंद वंश का अमात्य था। अमात्य का मतलब मंत्री होता है। क्या होता है, अमात्य का मतलब मंत्री होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन की के पंच पितरः सन्ति, कौन कौन 5 पिता होते हैं। तो जन्मदाता, उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता इति पंच पितरः सन्ति, यानी कि जन्म देने वाला, उपदेश देने वाला, विद्या देने वाला, अन्न देने वाला और भय का रक्षा करने, मतलब कि भय को हरने वाला, रक्षा करने वाला, ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि भृगु कुत्र उप ससार, यानी कि भृगु किसके मतलब के सामने बैठा था। तो भृगु पितरम उप ससार, भृगु जो है अपने पिता के सामने बैठ करके ब्रह्म विद्या लिया था। तो पितरम उप ससार, कि पिता के सामने। ब्रह्म प्राप्ते कति साधनानि सन्ति, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म प्राप्ते कति साधनानि सन्ति, कि ब्रह्म को प्राप्त करने का कितने साधन बताया गया है आपके चैप्टर में। तो आंसर लिखेंगे कि ब्रह्म प्राप्ते षड साधनानि सन्ति, कि ब्रह्म को प्राप्त करने का 6 साधन है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, यानी कि कितने बल का व्यायाम करना चाहिए, मैंने कितना बल का। तो इसका आंसर लिखेंगे कि बलस्यार्धेन बलेन व्यायाम कर्तव्यम, बल का आधा मतलब कि अपने से अपना जो शक्ति है ना उसका आधा व्यायाम करना चाहिए। आगे देखिए अर्धबलस्य लक्षणम किम, कि आधा बल का लक्षण क्या है कि आपका जो ऊर्जा है, आपका जो शक्ति है जितना, वह आधा हो गया है काम करते करते। ये पता कैसे चलेगा, तो व्यायाम चैप्टर में बताया गया है किस तरह से। तो आंसर है कि
अर्ध अर्धमलस्य लक्षणम बलम क्षीणम भवति शरीरम रुग्र च भवति। करा कि जब आप अपने, हाँ, जब आप में आधा बल हो जाएगा ना तो आपका शरीर जो है धीरे धीरे पसीना छोड़ने लगेगा और मुंह से सांस मतलब निकलने लगेगा जोरों से। और यदि आप उससे भी ज़्यादा काम करते हैं, माने कि उसके भी आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि आप रुग्ण हो जाए, मतलब कि बीमार पड़ जाए। आगे अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कि प्रार्थनाम बिना दिनकर किम करोति। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि प्रार्थनाम बिना दिनकर कमल वनम विकार स्यात्। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि कयोः मित्रता आदर्श भवति, मतलब कि कैसा मित्रता आदर्श होता है। तो जल दुग्धयोः मित्रता आदर्श भवति, कि जल और दुग्ध की मित्रता आदर्श होती है। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कि अयम में न पादरजसापि तुल्य इति कह उक्तवान, मतलब कि यह मेरे पैर के धूल के समान भी नहीं है, किसका उक्ति है। तो अयम में न पादरजसापि तुल्य इति गंदास उक्तवान, मतलब कि यह बोलने वाला कौन है, तो गंदास है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कि सर्वधर्म सम्मेलन सभा मध्य कह उपविष्टता आसीत, कि सर्वधर्म सम्मेलन के सभा के मध्य में कौन बैठा था। तो सर्वधर्म सम्मेलन सभा मध्य कार्डिनल गिब्स उपविष्टता आसीत, तो कि सभा के मध्य में कार्डिनल गिब्स बैठा था। कार्डिनल गिब्स वहाँ के कोई ऑफिसर था, ठीक है, अमेरिका का। कदा नमंती तरवह, ठीक है, यानी कि कब झुकना चाहिए। तो फलोदगमय नमंती तरवह, जब कब, तो जब आप में मतलब कि आप थोड़ा ऊपर लेवल पर चल जाए तब। जैसे किस प्रकार, तो जब वृक्ष में फल लगता है तो वह क्या करता है, झुक जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है फलोदगमय नमंती तरवह, जब फल लगता है वृक्ष पर तब वह नीचे झुक जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कह पापा निवारयति, कौन पाप का निवारण करता है। तो सन मित्रम पापा निवारयति, जो सच्चा मित्र होता है वही पाप को हरता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य कस्य सभायाम आसीत, कि याज्ञवल्क्य किसके सभा में था। तो याज्ञवल्क्य जनकस्य सभायाम आसीत, याज्ञवल्क्य जनक की सभा में था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यवर्मनः भार्ये का आस्ताम, कि सत्यवर्मा का भार्य कौन था, मतलब कि भार्या पत्नी कौन थी। तो सत्यवर्मनः भार्ये काली गौरी च आस्ताम, तो सत्यवर्मा ने तो 2 शादी किया था, काली और गौरी से। तो सत्यवर्मनः भार्ये काली गौरी च आस्ताम। अगला क्वेश्चन है कि मयूरा नाम ध्वनि कह कथ्यते, कि मयूरों की ध्वनि को क्या कहते हैं। तो मयूरा नाम ध्वनि केका कथ्यते, मयूरों की ध्वनि को केका कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि मयूर की ध्वनि को क्या कहते हैं, तो केका, और सब्जेक्टिव में भी इस तरह से पूछ देता है कि मयूरा नाम ध्वनि का कथ्यते, तो मयूरा नाम ध्वनि केका कथ्यते, यानी कि मयूरों का जो बोली है ना उसको क्या कहते हैं, केका कहते हैं। बनानी दिनस्य कस्मिन भागे अधिकम शोभन्ते, ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि बनानी दिनस्य अपराहे भागे अधिकम शोभन्ते, यानी कि वन में अपराहन का जो समय होता है, यानी कि दोपहर का जो समय होता है वो अधिक शोभता है। यह वर्षा वर्णम से लिया गया है क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षासु नवम जलम कीदृशम भवति, कि वर्षा का नया जल क्या दिखाता है। तो वर्षासु नवम जलम पर्वत धातु ताम्रम भवति, कि वर्षा का नया जल पर्वत से मतलब निकला हुआ धातु की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जब आप लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि जब बारिश का समय होता है, जो बारिश हो गया हो, पानी लगा हो, और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कीदृशम आम्रफलम भूमौपत्ति, तो अनेक वर्णम आम्रफलम भूमौपत्ति, की अनेक प्रकार का, अनेक रंगों का आम जो है भूमि पर गिर रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किम पर्यावरणम, पर्यावरण क्या है। तो भूमि आवरणम वायु जलम वनस्पति च पर्यावरणम। ठीक है, देखिए क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा ज़्यादा हम इसलिए रखे हैं कि कोई ठीक नहीं है, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड है, कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा है। आप लोग इसको नज़रअंदाज कीजिए और अपने क्लास पर ध्यान दीजिए। जितना भी क्वेश्चन आए सबको रट जाना है, क्योंकि आज की ही रात मतलब कि अंतिम है और आज की रात ही भारी है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विकसितेषु देशेषु का महती परंपरा वर्तते, विकसित देशों की महती परंपरा क्या है।
तो विकसितेषु देशेषु विकास स्यांध महती परंपरा वर्तते, कि विकास करना, विकसित देशों का एक ही परंपरा है कि विकास करना किसी तरह, चाहे इसके लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किम सर्वत्र वर्जते, कि क्या सभी जगह मतलब कि वर्ज है, मतलब कि मना है। तो अति सर्वत्र वर्जते, एक हद से ज्यादा करना सभी जगह मना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुनि कदा निश्चिंतो जाता, मुनि कदा निश्चिंतो जाता, मुनि कब निश्चिंत हो जाता है। तो मूषिकाय मूषिकाम दत्वा मुनि निश्चिंत हो जाता, मूषिका का हाथ मूषक के हाथ में दे करके मुनि निश्चिंत हो जाता है। यानी तो वही लिखा हुआ है मूषिकाय मूषिकाम दत्वा, मूषिका को मूषक को देकर दत्वा मुनि निश्चिंत हो जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कान सप्त गुणान परीक्षा कन्या दिया, कौन कौन 7 गुण परीक्षा करके कन्या को देना चाहिए। तो कूले शीलम स्नाथताम विद्याम वित्तम वपुः वयश्च इतान सप्त गुणान परीक्षा कन्या देवा। यानी कि कुलशील स्नाथताम विद्या वित्तम वपुः वयश्च, ये 7 प्रकार के गुण को परीक्षा करके अपना कन्या देना चाहिए वर के हाथ में। 44 में क्वेश्चन है कि भूमिरावरणम किम कथ्यते, भूमि का आवरण क्या कहलाता है। तो भूमिरावरणम पर्यावरणम कथ्यते, भूमि का आवरण पर्यावरण कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है कि भूमि का आवरण क्या है, तो पर्यावरण है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि सालंकायन स्नार्थ कुत्र गत, सालंकायन स्नान के लिए कहाँ गया। तो सालंकायन स्नार्थ जहान्व्याम गत, सालंकायन स्नान के लिए जाह्नवी नदी में गया था। जाह्नवी नदी का दूसरा नाम क्या है, गंगा नदी, गंगा नदी को ही जाह्नवी नदी भी कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मूषिका किन गृहीता, मूषिका को किसने पकड़ लिया। तो मूषिका सेना गृहीता, मूषिका को बाज ने पकड़ लिया। बाज का संस्कृत सेना होता है, ये पूछ लेता है कि बाज का संस्कृत क्या होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ये। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कया मुनि अभिहित, ठीक है, यानी कि मुनि के साथ कौन गया। तो मूषिकया मुनि अभिहित, मुनि के साथ मूषिका जो थी वो गई। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कह त्रिलोक के दीप अस्ति, कौन तीनों लोकों का दीप है। तो सूर्य त्रिलोक के दीप आसित, सूर्य जो है तीनों लोकों का दीप है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मचारी कुतः आगत, ब्रह्मचारी कहाँ से आया था। तो ब्रह्मचारी राजगृहतः आगत, ब्रह्मचारी जो है राजगृह से आया था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि लवानकम नाम ग्राम कुत्र आसित, लवानक नामक ग्राम कहाँ है। तो लवानक नामक ग्राम राजगृह आसित, लवानक नामक ग्राम राजगृह में है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मचारी कुतः समागत आसित, ब्रह्मचारी कहाँ से आया था। तो ब्रह्मचारी राजगृह समागत आसित, ब्रह्मचारी जो है राजगृह से आया था। ठीक है, इस प्रकार से है, यहाँ तक 2 मार्क्स का क्वेश्चन समाप्त हुआ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त हुआ। क्वेश्चनों की संख्या कितना था, 51। अब 51 में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलाऊंगा कल शाम को। आप में से कोई बच्चा अगर मुझे पेपर भेजे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम कहीं पर भी भेजे, मुझे आशा है कि कोई ना कोई भेज ही देगा। जो सबसे पहले भेजेगा मैं उसी का लेकर के अपना बना दूंगा। लेकिन हाँ, एक सिस्टमेटिक तरीका से भेजिएगा, जिस तरह से हम लाते हैं एकदम शुरू से लेकर के अंत तक एक एक फोटो का भेजिएगा, ताकि अच्छा हो मुझे देखने में और साफ साफ हो। इस तरह से लाइटिंग में थोड़ा खींचिएगा, तो जब आप खींचिएगा तो हम आपको मतलब कि भेजिएगा तो हम मिला करके भी बता देंगे, और बता देंगे कि हाँ इसी में से आया है। महामैराथन का जो ऑब्जेक्टिव क्लास है, जो सब्जेक्टिव क्लास है महामैराथन का, उसी के अंदर से आपका पेपर पूरा का पूरा आने वाला है। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। जो दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पदों का संस्कृत के वाक्य में प्रयोग करें। यानी कि 5 पद, 10 पद आपको दिया रहेगा, जिसमें से किन्हीं 5 पद को लेना है और संस्कृत में वाक्य निर्माण करना है उससे। तो हम यहाँ पर कम से कम लगभग 25 लाए हैं, मतलब जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा VVI है, और यहीं से ये सब पद आएगा। तो आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। बहुत आसान वाक्य हम बनाए हैं, मतलब कि एकदम 6 क्लास के टाइप का हम वाक्य बनाए हैं, एकदम सरल वाक्य। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपके पास पद आ गया न्याय, ठीक है, तो न्याय से संबंधित कैसे बनाएंगे। न्याय पद का मतलब है, उस पद से वाक्य बनाने का मतलब कि उस पद को उस वाक्य में कहीं ना कहीं आपको फिट करना है। माने कि जो आप वाक्य बनाए हैं उसमें उस पद का कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए। ठीक है, जैसे न्याय है तो न्याय से बनाएंगे कि न्याय उत्तम भवति, न्याय उत्तम होता है।
ठीक है। दूसरा है शनैः शनैः, तो इससे बना देंगे कि सह शनैः शनैः चलती, वह धीरे धीरे चलता है। भ्रमरः से तो भ्रमरः पुष्पे तिष्ठति, भ्रमर जो है पुष्प पर बैठता है, यानी भौरे। अक्षिप्त तो सह कुंदकम अक्षिप्त, उसने गेंद फेंकी। अगला क्वेश्चन है महारण्यम, तो महारण्यम विशालम अस्ति, बड़ा जंगल विशाल है। उसके बाद वक्ता तो सह वक्ता अस्ति, वह वक्ता है यानी बोलने वाला। गृहजन तो मम गृहजन यत्र अस्ति, मेरे परिवार के लोग यहाँ है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तते, तो तत्र जलम वर्तते, वहाँ जल है। सह, सह से बनाएंगे कि सह मित्रैः सह खेलन्ति, वह मित्रों के साथ खेलता है। वृक्षा से बनाएंगे कि वृक्षा हरिता सन्ति, वृक्ष हरे हैं। अतिथि सत्कार से बनाएंगे कि अतिथि सत्कार कर्तव्यम, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, यह हमारा क्या है, कर्तव्य है। विलोक्य से बनाएंगे कि सह विलोक्य हस्ति, वह देखकर हंसता है। पूरा से बनाएंगे पूरा से कि पूरा एक राजा आसीत्, मतलब कि प्राचीन काल में एक राजा था। पूरा का मतलब होता है प्राचीन काल, ठीक है। पूरा का मतलब क्या होता है, प्राचीन काल। प्राचीन काल पूरे को मतलब कि अगर एक शब्द में लिखना हो तो पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। गर्जंती से बनाएंगे कि मेघा गर्जंती, मेघ गरजते हैं, मतलब कि बादल गरजते हैं। क्रियते से बनाएंगे कार्य क्रियते, काम किया जाता है। अभिता से बनाएंगे गृहम अभिता वृक्षा संति, घर के दोनों ओर वृक्ष है। सत्पुरुष से बनाएंगे सत्य पुरुषम सत्यम वदति, सत्य पुरुष हमेशा सत्य बोलता है। कुत सह कुत आगच्छति, वह कहाँ से आता है। अंत्यवासी तो सह गुरु अंत्यवासी अस्ति, वह गुरु का शिष्य है। शिष्य को अंत्यवासी भी कहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मचारी भी कहते हैं। पूछेगा आपसे कि पहले के समय में छात्रों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी, ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। बाकी हम 2 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए, मतलब कि यहाँ पर जो भी 20 पद है हम लाए थे, इस पद से वाक्य निर्माण हम किए थे। तो इस सभी को आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, हो सके तो आप, हम तो कहेंगे कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन और पद निर्माण वाला क्वेश्चन, और यह कह दें हम आपसे पत्र लेखन और निबंध लेखन, इन सभी को एक बार अपना घर से लिख करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम पत्र और निबंध लेखन इसको लिख करके जाइएगा, ताकि वहां पर जाकर के आप फंसे नहीं, आपके मन में मतलब कि कंफ्यूजन ना आए, भूले नहीं। आइए अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न की संस्कृत अथवा हिंदी में प्रसंग व्याख्या करें। तो आप लोग बहुत कह रहे थे कि सर श्लोक लाइए श्लोक लाइए श्लोक लाइए, तो आगे है आप लोग के लिए श्लोक। तो बोर्ड एग्जाम में तो 2 पूछता है जिसमें से 1 बनाना होता है, ठीक है, 7 नंबर के लिए। लेकिन हम यहाँ पर लगभग 6 से 7 लाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसी में से कोई ना कोई आएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम पूरा मेहनत करके पूरा एनालाइज करके लाए हैं। तो पहला श्लोक है श्रोतम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पार्निन्तु कंगनेन विभाति कायः करुणा प्राणाम परोपकारन्तु चंदनेन। ठीक है, हो सकता है कि कहीं किसी चीज़ में गलती हो गया हो, लेकिन मतलब कि मुझे याद है तो मैं सही पढ़ दिया हूँ। जैसे यहाँ पर काया होना चाहिए तो कामा लिखा गया है यहाँ पर, तो ये थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, चलिए इतना चलता है। क्या है, श्रुतम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पार्निन्तु कंगनेन विभाति कायः करुणा प्रणाम परोपकारन्तु चंदनेन। ठीक है, तो यह श्लोक हुआ, मतलब कि इस तरह से आपको श्लोक दे देगा और कहेगा कि इसका व्याख्या कीजिए, इसका मतलब कि इसका अर्थ लिखिए। तो किस तरह से लिखेंगे आइए देखते हैं इसको। तो अर्थ में लिखेंगे, सबसे पहले इसके मतलब कि श्लोक का व्याख्या करते समय सबसे पहले आप यह ध्यान रखिएगा कि यह श्लोक किस पाठ से लिया गया है तथा उस पाठ का लेखक कौन है। थोड़ा यह भी लिख दीजिएगा ताकि आपका आंसर जो है थोड़ा बड़ा दिखे, थोड़ा ज़्यादा लाइन में आए। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक परोपकारः पाठ से लिया गया है जिसके लेखक भर्तृहरि हैं, और परोपकारः चैप्टर नीति शतक से लिया गया है। भर्तृहरि 3 शतक काव्य लिखे हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक। थोड़ा मतलब कि थोड़ा चैप्टर के बारे में और लेखक के बारे में थोड़ा 2-4 लाइन में कह दीजिएगा ताकि आपका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन बड़ा करना है, मतलब कि व्याख्या करना। तो व्याख्या तो हम 4 से 5 लाइन में कर सकते हैं, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा मतलब कि आंसर को बड़ा लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जैसा कि हम आपको बताए हैं कि पाठ के बारे में और
लेखक के बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा, उसके बाद उसी श्लोक को श्लोक लिख करके इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पर लिखे हैं कि श्लोक करके कि श्रोतम श्रुतनैव न कुंडलेन दानेन पाणिन तु कंगनेन विभाति कायः करुणा प्रणाम परोपकारन्तु चंदनेन। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, उसके बाद इसका अर्थ लिखिएगा ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए आपका आंसर। अब इसका अर्थ लिखेंगे कि अर्थ है कि कान शाखों के श्रवण से ही सुशोभित होता है, कुंडल पहनने से नहीं। हाथ की शोभा सत्पात्र को दान देने से ही होता है, न कि कंगन पहनने से। यानी कि कान का शोभा जो है वह शास्त्रों को पढ़ने से होता है, शास्त्र के श्रवण से होता है। शाखों लिखा गया है यहाँ पर शास्त्र की जगह पर। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं, तो उससे कान की शोभा बढ़ती है, न कि गंदा गंदा बात सुनने से और कुंडल कान में लगा लेने से कि 5 किलो के कुंडल लगा लिए हैं तो इसे शोभा दे रहा है। नहीं, परोपकार चैप्टर कहता है कि यह शोभा नहीं है, यह तो आप अपने ऊपर मतलब कि बोझ डाल रहे हैं। शोभा कान क्या यह है कि आप अच्छा अच्छा बात सुने, शास्त्रों को पढ़े, शास्त्रों को सुने, यह है कान का शोभा। और आगे कह रहे हैं कि हाथ की शोभा क्या है, तो सत्पात्र को, यानी कि जो पात्र हो उसको अपने हाथों से दान देना, यानी कि जो लायक हो उस लायक हो कि दान हम उसको दें, तो उसको दान देना ही हाथों का शोभा है, ना कि हाथ में कंगन या बल्ला पहनने से हाथ का शोभा बढ़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछता है कि हाथ का शोभा किससे बढ़ता है, तो दान देने से। कान का शोभा किससे बढ़ता है, तो शास्त्रों को सुनने से। उसके बाद है कि करुणा प्रयान दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से नहीं सुशोभित होता है, न कि चंदन लगाने से। अर्थात कुंदन तथा चंदन आदि लेप तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं, किंतु सज्जनों का साख ज्ञान एवं दान एवं परोपकार सदा अनुकरणीय होता है। यानी कि जो परोपकारी लोग होते हैं, जो करुणा प्रयान लोग होते हैं, उनका शरीर चंदन से और कुंडल से सुशोभित नहीं होता है, उनका शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, परोपकार से ही वो सुशोभित लगते हैं। और ये चंदन और कुंडल तो कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन आप जो परोपकार कीजिएगा, परोपकार का मतलब दूसरे के ऊपर किया गया उपकार, जो आप परोपकार कीजिएगा वह कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए अपने जीवन में परोपकार करना चाहिए, ठीक है। तो इस श्लोक के माध्यम से यह मतलब कि बात निकल करके आता है आपको, मतलब कि यह श्लोक आप देख लीजिए क्या है। श्रुतम श्रुतनैव न कुंडलेन दानेन पाणिन तु कंगनेन विभाति कायः करुणा प्रायणम परोपकारन्तु चंदनेन। इसको देख लीजिए, और हम जो आपको बताए हैं, जिस तरह से बताए हैं उसी को उसी प्रकार से लिख देना है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो कोई बात नहीं है, मतलब कि कहीं कुछ लाइन यादें नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। बाकी देख लीजिए कि किस प्रकार से लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आगे आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। दूसरा श्लोक है क्वचित प्रकाशम नवः प्रकीर्णा मधुरम विभाति क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम रूपम यथा शांत महावर्णस्य। तो इसका अर्थ हो जाएगा, यह जो श्लोक है यह वर्षावर्णम पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो यह श्लोक वर्षावर्णम पाठांतर्गत वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग का 17वां श्लोक है। इसमें आदि कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, ठीक है। तो मतलब कि जिस तरह से हम यहाँ पर लिखे हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं थोड़ा चैप्टर के बारे में और पाठ लेखक के बारे में, तो उसी तरह आप भी लिखिएगा ताकि आपका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाए। हम इसलिए कह रहे हैं कि आपका आंसर बड़ा हो जाए, इसलिए यह लिखना है। उसके बाद इसी श्लोक को जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, उसी श्लोक को क्या कीजिएगा, यहाँ पर नीचे भी लिख दीजिएगा अपना आंसर में श्लोक लिख करके इस तरह से, ताकि आपका आंसर थोड़ा बढ़ जाए। और एक एक पैराग्राफ छोड़ करके, जैसे कि पाठ और लेखक का जब परिचय आप लिख लीजिएगा तो एक पैराग्राफ छोड़िएगा, उसके नीचे श्लोक लिखिएगा, फिर एक पैराग्राफ छोड़िएगा, उसके नीचे लिखना है उस श्लोक को, फिर एक पैराग्राफ छोड़ करके अनुवाद, यानी कि जो अनुवाद हो या अर्थ हो, जो भी लिखिए, व्याख्या हो, जो भी लिखिए, बात एक ही है, तो उसको लिखना है। तो लिखेंगे कवि का कथन है कि वर्षा ऋतु में कहीं पर प्रकाश उजाला है और कहीं पर अप्रकाश अर्थात अंधेरा है। यानी कि जब हम लोग भी देखते हैं कि वर्षा का जब समय आता है तो कहीं पर अंधेरा अंधेरा है, एकदम काला जामुन छायल रहता है, और कहीं कहीं पर एक मतलब कि एकदम इजोर है। तो आकाश जिसमें सर्वत्र बादल फैले हुए हैं शोभा दे रहे हैं, और आकाश की ओर देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं कहीं काला बादल एकदम लग रहा है कि ऐसे दौड़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, और कहीं कहीं सफ़ेद सफ़ेद
बादल। कहीं कहीं पर शांत महासागर के जैसे पर्वतों से घिरे रूप को देखा जा सकता है। कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे पर्वत है ना। जो उजला बादल होता है उसको देखिएगा तो लगेगा कि पर्वत है, बहुत बड़ा बड़ा रहता है। उसके बाद देखिए कहा कि विशेष रूप से कि वर्षा ऋतु में यह दृश्य तो दिखाई ही देता है कि जिस ओर का प्रकाश काले बादलों से घिरा हुआ है वहां अंधकार होता है, तथा इसके विपरीत जिस ओर का प्रकाश बादलों से रहित होता है वहां उजाला होता है। समुद्र का स्वरूप वर्षा ऋतु में ऐसे हो जाता है जैसे कि वह पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसे लगता है यद्यपि पर्वत वहां नहीं होते, तथापि काले बादल के कारण ऐसा प्रतीत होता है। वर्षा की यह प्राकृतिक रमणीय अवलोकनीय है। श्रावण व भाद्रपद महीने वर्षा ऋतु के हैं। ठीक है, तो इस तरह से वाल्मीकि जी बताए हुए हैं वर्षा ऋतु के बारे में इस श्लोक के माध्यम से कि क्वचित प्रकाशम नभ प्रकृणा मधुरम विभाति, यानी कि तरह तरह के प्रकृणा मधुरम मतलब कि जो बादल है वो तरह तरह के बादल आकाश में फैले हुए हैं यहाँ वहां, जो कि सुशोभित हो रहे हैं। कहीं पर काले बादल है तो जहां पर काले बादल है वहां पर अंधेरा है, और जहां पर काले बादल नहीं है वहां पर उजाला है। अक्सर वर्षा के समय में यह दृश्य देखने को मिलता है। उसके बाद है कि क्वचित क्वचित सन्निरुद्धम रूपम यथा अशांत महावर्णस्य, कहीं कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानिए महासागर के चारों ओर पर्वत मतलब कि निकल आया हो, लेकिन वह पर्वत सही में पर्वत नहीं है, ऐसा बादलों के कारण ही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मतलब श्लोक है, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे स्यालघ विपर्यः गुणा गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रस्वा इव। ठीक है, तो यह जो है श्लोक थोड़ा मुझे इसमें मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक लगा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के सामने तो सही सही रहेगा। जो भी कुछ आएगा मतलब कि बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा, थोड़ा गलती हो गया है कि ज्ञाने मनम क्षमा शक्तो हो, तो यहाँ पर क्षया लिखा गया है। तो यह जो श्लोक है यह दिलीप मतलब कि राजा दिलीप वाला चैप्टर से लिया गया है। तो करा कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक कौस्तुभतु के रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से संकलित है श्लोक। तो फिर अब हम नीचे यहाँ पर श्लोक लिखेंगे। हाँ, यह भी लिख सकते हैं कि रघुवंशम के लेखक कालिदास जी हैं। उसके बाद श्लोक लिखिए कि ज्ञाने मनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्यालाघ विपर्यः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रस्वा इव। ठीक है, उसके बाद इसका अर्थ लिख दीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजा दिलीप के बारे में मतलब कि थोड़ा बड़ाई उनका किया जा रहा है कि ज्ञान में मौन, शांति में क्षमा, त्याग में प्रशंसा रहित और गुणों से युक्त सहोदर के समान होता है। ऐसा बात राजा दिलीप के लिए कहा जा रहा है उनकी प्रशंसा करते हुए। ठीक है, अब देखिए अगला श्लोक। यह जो श्लोक है तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह मंगलम चैप्टर का श्लोक है और यह बार बार पूछा जाता है। क्या है? ओम चक्षुर्देव हितं पुरस्ता चक्षुक्रम चचरत पश्यमेव शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृण्यामः शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अधिनास्यामः शरदः शतं भूयश्च शरदः शतं शरदः शतात्। क्या है? ओम चक्षुर्देव हितं पुरस्ता चक्षुक्रम चचरत पश्यमेव शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृण्यामः शरदः शतं प्रभवामः शरदः शतं अधिनास्यामः शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। इसका अर्थ किस तरह से लिखेंगे? तो लिखेंगे कि यजुर्वेद का यह 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है। यहाँ मंत्रद्राव ऋषि ईश्वर से अधीन या दीनता से रहित होकर 100 वर्षों से अधिक जीवन धारण कैसे की प्रार्थना करता है, माने कि 100 वर्षों से अधिक जीने की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद श्लोक लिख दीजिए अपना जो भी लिखना है। सबसे पहले क्या करना है? पाठ और लेखक का परिचय देना है। अगर नहीं मालूम हो तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन मालूम हो तो दे देना है। अब इसका श्लोक का जो भी अर्थ है इसका लिखिए कि देवताओं के द्वारा स्थापित दिव्य व चमकीला नेत्री रूपी सूर्य पूर्व दिशा में उदित हुआ है। हे सूर्य, इन आपकी कृपा से 100 वर्ष देखें
100 वर्ष जिए, 100 वर्ष सुने, 100 वर्ष तक बोले तथा बोलने की शक्ति ग्रहण करे, 100 वर्षों तक दीनता से रहित रहे अथवा स्वस्थ रहे। इतना ही नहीं, 100 वर्षों से अधिक हमारी यही स्थिति बनी रहे। भगवान सूर्य से यह कहा जा रहा है कि हे भगवान सूर्य, जो देवों के द्वारा चमकीला नेत्र यह दिया गया है, हम इस नेत्रों से देखते हुए आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हम पर ऐसी कृपा करना कि हम 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक बोले, 100 वर्षों तक सुने तथा 100 वर्षों तक हम इसी तरह मतलब कि जीते रहें और स्वस्थ रहें। और हे ईश्वर, हे सूर्य भगवान, हम आपसे इतना आग्रह करेंगे कि यह स्थिति 100 वर्षों के बाद भी बनाए रखना। तो यहाँ पर जीने की चाह दिखाया गया है। ठीक है, 5 नंबर श्लोक देखिए, करा है समुद्र हंतः सलिलाभितारम बलाकिना बरिधरा नदन्तः महतसु श्रृंगेषु महीधरानां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। तो यहाँ पर बादल के बारे में वर्षा वर्णम चैप्टर से ही लिया गया है। बादल के बारे में बताया जा रहा है कि बादल क्या है। तो बादल बार बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं बैठ करके फिर आ रहा है, बरस करके फिर जा रहा है, बरस करके जा रहा है, बैठ जा रहा है, फिर आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक वर्षा वर्णम पाठ से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग का 22वां श्लोक है। इसमें वर्षा ऋतु का चित्रण किया गया है। श्लोक, उसके बाद श्लोक लिख देंगे, यानी कि पाठ और लेखक का जब परिचय होगा तो श्लोक लिख दीजिए ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। तो श्लोक लिख देंगे कि समुद्र हंतः सलिलाभितारम बलिकिना वहरीधरा नदन्तः महतसु श्रृंगेषु महीधरानां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। अब इसका अनुवाद क्या होगा, देखिए। पानी का अत्यधिक बोझ वहन करते हुए या धारण करते हुए बगुलों से युक्त बादल गरजते हुए पहाड़ों की बड़ी बड़ी चोटियों पर विश्राम करके पुनः आकाश की तरफ चल पड़ते हैं, अर्थात प्रस्थान करते हैं। मतलब कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पानी से भरा हुआ बादल बगुलों के साथ मतलब कि उड़ान भर रहा है और पर्वतों पर विश्राम करके पुनः फिर चल रहा है। मतलब कि जैसे ऊंचाई पर देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर रुक रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए लिखे हैं कि विश्राम कर रहा है। विशेषता क्या कह रहे हैं वो, कि यहाँ आदि कवि वाल्मीकि ने वर्षा ऋतु का शब्द चित्र खींचा है। पानी से भरपूर भारी बादल बगुलों की पंक्तियों के साथ आकाश में गरजते हैं। कभी कभी ये बादल पर्वतों की चोटियों पर मानो आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, थोड़ा विश्राम करके पुनः आकाश की ओर बरसने के लिए चल पड़ते हैं। फिर थोड़े समय के बाद पहाड़ों की उच्च शिखरों पर विश्राम करते हुए आकर बैठ जाते हैं, तत्पश्चात पुनः आकाश की ओर उड़ पड़ते हैं। वर्षा ऋतु में यह क्रम चलता रहता है। तभी इस श्लोक में कवि ने विश्रम्य 2 बार प्रयोग किया है। बादलों का मानवीकरण यहाँ अवलोकनीय है। ठीक है, वही बात कि वर्षा ऋतु में बादल जो है इधर से उधर होते हुए प्रतीत होता है। तो यहाँ पर लेखक मतलब कि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि बादल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बगुलों के समान उड़ रहा है और कभी यहाँ इस चोटी पर बैठ रहा है, कभी उस चोटी पर बैठ रहा है, विश्राम करके लग रहा है कि बरस रहा है, फिर विश्राम कर रहा है, फिर बरस रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हैं। बाकी 6ठा श्लोक देखिए, आप लोग बहुत श्लोक कर रहे हैं, तो देखिए श्लोक, सबके सब श्लोक इंपॉर्टेंट है। ये मत समझिए कि ऐसे ही मिल गया है वीडियो को लंबा करने की, नहीं, सबके सब श्लोक इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ से क्या पूछ दे, बिहार बोर्ड है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, तो इसको नज़रअंदाज कीजिए और अपने क्लास पर ध्यान दीजिए। बस आप लोगों से हम इतना कहेंगे कि एक बार क्या कीजिएगा, महामैराथन के ऑब्जेक्टिव को और महामैराथन के इस सब्जेक्टिव क्लास को देख करके, बस इन दोनों क्लासों को देख करके आप लोग चले जाइएगा और चुपचाप एग्जाम में बैठ करके चले आइएगा। मतलब कि लिख करके आना है, इना कि बैठ के चले जाइएगा। मतलब कि इतना से ही हो जाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा इधर उधर। और हाँ, ग्रामर में हम थोड़ा कहेंगे कि आप लोग ग्रामर में संधि समास इन दोनों पर ज़्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि टाइम नहीं बचा है। तो संधि समास इन दोनों चैप्टर को करके जाइएगा और हो सके तो आप शब्द रूप और लकार भी देख लीजिएगा। हाँ, ये है श्लोक। भवन्ति नम्रास्त्रवः फलोदगमयि नवाम्बुदुर्विलम्बिनो घनाः अनुदतः सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणां। क्या है, भवन्ति नम्रास्त्रवः फलोदगमयि नवाम्बुदुर्विलम्बिनो घनाः अनुदता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणां। तो इस श्लोक का अर्थ किस तरह से लिखेंगे, देखिए। प्रस्तुत व्याख्यान हमारी
पाठ्य पुस्तक के परोपकार पाठ से है। यह पाठ भर्तृहरि रचित प्रसिद्ध नीति शतक से संकलित है। इस पाठ में परोपकार पद्धति के सभी श्लोकों को प्रस्तुत किया गया है। श्लोक है मतलब कि अब श्लोक लिखेंगे, उसके बाद अब इसका अर्थ लिख देंगे। अर्थ क्या हो जाएगा कि इस श्लोक में कहा गया है कि फल से उत्पन्न होने वाला वृक्ष झुक जाते हैं, फल से कह रहे हैं कि फल के उत्पन्न होने के बाद वृक्ष झुक जाते हैं, मेघ में जल भर जाने पर निकट दिखाई पड़ते हैं, यानी कि बरसते हैं। अब समृद्धि में सत्पुरुष विनम्र रहते हैं, ऐसा स्वभाव परोपकारियों का होता है। यानी कि जब आप एक लेवल को छू जाते हैं तो आप में विनम्रता आ जाता है। इस श्लोक के माध्यम से ही कहना चाह रहे हैं कवि जी। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्ष जब फल को पा लेता है, जब उसमें फल निकल जाता है, तो क्या करता है, अपनी डालियों को थोड़ा नीचे झुका देता है। और नीचे झुकाने का कारण क्या है कि वो उस फल का भार, ताकि आप उस फल को ले सके और उसका भार कम कर सके। उसके बाद कह रहा है कि जब मेघ में, जब बादल में मेघ भर जाता, मतलब कि पानी भर जाते हैं, तो वो क्या, तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं और बादलों से बादल कर रहे हैं, पर्वतों से टकरा करके वर्षा करते हैं। उसी तरह सत्पुरुष आदमी जो होता है, जो सही पुरुष होता है, वह जब समृद्धि में आता है तो परोपकारी बनता है, न कि उग्र और उदंडी बनता है। इसी तरह आइए अब 7वां श्लोक देखिए। कह रहा है कि वहंती वर्षंती नदंती वहंती धयानंती नृत्यंती समास्वंती नद्यो घनः मत गजः वनंतात प्रिया विहीना सिखिनः प्लवंगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, क्या कीजिएगा, मतलब कि इतना ज़्यादा प्रेशर है ना कि कुछ हम कह नहीं सकते हैं। सुबह से लगे हुए हैं, सिर्फ खाना खाने के लिए 10 से 15 मिनट उठे थे। कितना मिनट? 10 से 15 मिनट बहुत है। खाना खाने के लिए उठे थे, उसके बाद हम क्वेश्चन सेट करने पर बैठ गए हैं, टाइपिंग वाइपिंग पर बैठ गए हैं, तो थोड़ा दिमाग उमाग इधर हो रहा है। टाइपिंग से जैसे उठे हैं, जैसे मतलब कि पूरा कंप्लीट हुआ है या आपका पेपर, वैसे ही 10 मिनट के बाद आप रिकॉर्ड के लिए बैठ गए हैं। तो थोड़ा मतलब कि प्रेशर है, प्रेशर में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, गलत हो जाता है। चलिए इसको नज़रअंदाज कीजिए। देखिए क्या है, तो इसका श्लोक का अर्थ लिखेंगे कि यह श्लोक वर्षा वर्णम पाठांतर्गत वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग का 26वां श्लोक है। इसमें आदि कवि वाल्मीकि वर्षा ऋतु के 7 दृश्यों का क्रमिक वर्णन करते हुए कहते हैं श्लोक। फिर श्लोक यहाँ पर दे देते हैं, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। वहंती वर्षंती नदंती भांति धयानंती नृत्यंती समास्वसंती नद्यो घनः मत गजः वसंतः प्रिया विहीना सिकिनः प्लवंगा। क्या कि वर्षा ऋतु में नदियां बहती है, बादल बरसते हैं, मदमस्त हाथी चिंघारते हैं, वन प्रदेश के भाग सुशोभित होते हैं, अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े जन का ध्यान करके उन्हें याद करते हैं, मोर नाचते हैं, मेढक सांस लेते हुए प्रसन्न होते हैं अथवा टर्राते हैं। मतलब कि वर्षा ऋतु का यहाँ पर थोड़ा प्रशंसा हो रहा है कि वर्षा ऋतु में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मदमस्त हाथी मतलब कि एकदम खुश होकर के चिंघारते हैं, वन प्रदेश पूरा जो है सुशोभित हो जाता है, मोर नाचते हैं, मेढक टर्राते हैं, इस तरह से कहा जा रहा है। विशेष रूप से कह रहे हैं कि कवि ने यहाँ पर 7 क्रिया द्वारा वर्षा ऋतु के प्रत्यक्ष रूप को प्रदर्शित किया है। ये 7 दृश्य, नदियों का बहना, बादलों का बरसना, हाथियों का चिंघारना, वन प्रदेश के भागों का सुशोभित होना, आगे वियोग का ध्यान करना, मोरों का नाचना, मेढक का टर्राना, यहाँ कवि का कौशल अवलोकनीय है तथा यथा संख्य अलंकार का सौंदर्य देखते ही बनता है। मतलब कि एकदम अच्छा तरह से, मतलब कि सुंदर तरीकों से सजाए हैं इस श्लोक को। आइए अब 8वां नंबर श्लोक देखते हैं। 8वां नंबर श्लोक है रजः प्रशांतम समीमोद्यः वायुर्निदागतोष प्रसरः प्रशान्तः स्थितता हि अत्र वसुधाधिपानम प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्। ठीक है, क्या है, रजः प्रशांतम समीमोद्यः वायुर्निदागतोष प्रसरः प्रशान्तः स्थिता हि वसुधाधिपानम प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्। इसका अर्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत व्याख्याएं श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कौस्तुभ भाग 2 के वर्षा वर्णन पाठ से ली गई है। यह श्लोक वाल्मीकि विरचित रामायण के किष्किंधा कांड का 28वें सर्ग का है। इसमें आदि कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है।
किस प्रकार, तो फिर आप श्लोक लिख देंगे ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए हमारा आंसर। अब उसके बाद इसका अर्थ लिखेंगे। कवि का कहना है कि वर्षा ऋतु मंत्र धूलकण शांत हो गई है। सॉरी, यहाँ पे मंत्र लिखा गया है, मतलब कि वर्षा ऋतु में के जहाँ पे मंत्र लिखा गया है, में धूलकण जो है शांत हो गया है, हवा में शीतलता आ गई है, गर्मी का फैलाव शांत हो गया है। यानी कि जब वर्षा ऋतु आ जाता है तो आप लोग देखते ही होंगे कि गर्मी थोड़ा शांत हो जाता है, शीतलता जाता है हवा में, उसके बाद धूलकण जो भी होता है वो शांत हो जाता है, नीचे तल में बैठने लगता है। राजाओं की युद्ध यात्रा शांत हो गई है, यानी कि राजाओं ने अपना युद्ध यात्रा शांत कर दिया है, रोक दिया है, या जो भी युद्ध पर गए थे वो लोग अपने देश को लौट रहे हैं कि इस बारिश में कौन लड़े अब। और प्रवासी लोग अपने घर को जा रहे हैं, और जो भी दूसरे जगह पर रहते थे वो लोग मतलब कि बारिश के मौसम में अपने घर जा रहे हैं कि बारिश के मौसम में तो वैसे भी काम धंधा चलेगा नहीं, तो अपने अपने घर चलिए। कवि वाल्मीकि ने वर्षा वर्णन के अंतराल में वर्षा का चित्रण, गर्मी का दुस्सहाय होना, मयूरों का आनंद विभोर होकर नाचना, इन सब का तन्मयता से वर्णन किया है, मतलब कि एकदम बिल्कुल अच्छा तरह से वर्णन किया है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर अभी तक हम लोग पहले नंबर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन देख चुके हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन में पद से वाक्य निर्माण देख चुके हैं, पद से वाक्य निर्माण, और तीसरे में हम लोगों ने अभी देखा है श्लोक का व्याख्या। ठीक है, अब चौथे नंबर में हम लोग देखेंगे निबंध, कि निबंध किस तरह से लिखेंगे और निबंध का जो भी VVI क्वेश्चन है वो कौन कौन है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में निबंध लिखिए। आपके पास 5 विषय दिया रहेगा, 5 टॉपिक दिया रहेगा, जिसमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, और कितने नंबर के लिए, तो 8 नंबर के लिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संस्कृत भाषा या महत्वम, इस पर कैसे लिखेंगे। तो हमने जो भी यहाँ पर मतलब कि लिख करके लाया है आप लोगों के लिए निबंध, तो बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में लिख के लाया है, तो हम तो कहेंगे कि आप लोग इसी को याद कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार जितना बार लिख लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, मतलब कि जितने बार में आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, और यहीं से छपने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे कम से कम, देखिए हाँ कुछ बच्चे पूछे थे कि सर निबंध जो है कितने लाइन में लिखेंगे, तो आप वैसे 7 लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कम से कम 7 से ज़्यादा हो, 10 लाइन तक अगर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 7 लाइन तक चलेगा, क्योंकि 7 लाइन में लिखना ठीक है, 7 से 8 लाइन में, लेकिन 10 लाइन तक अगर हो जाए तो अच्छा बात है। संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषासु एकम अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा प्राचीन भाषाओं में एक है। उसके बाद ऐसा भारतस्य संस्कृति आधारभूतम भाषाया रूपेण संस्थिता, यह भारत की संस्कृति का आधारभूत भाषा के रूप में है। उसके बाद इसके लाइन में लिख सकते हैं कि संस्कृतम देववाणी इति अपि कथ्यते, संस्कृत जो है देववाणी भी कहा जाता है। वेदा उपनिषद च संस्कृत एवं लिखिता, यानी कि वेद उपनिषद संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। वैदिक शास्त्राणि संस्कृत भाषया रचितानि, यानी कि वैदिक शास्त्रों का रचना भी संस्कृत भाषा में ही हुआ है। संस्कृत भाषया धर्म ग्रंथानाम अध्ययनम सुगम भवति, संस्कृत भाषा से ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन सुगम होता है, मतलब कि अच्छा होता है। संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतम भाषासु गणनीयम अस्ति, यानी कि संस्कृत विश्व के प्राचीनतम भाषाओं में गिना जाता है। संस्कृतस्य अध्ययनम मनसः शक्तिं वर्धयति, संस्कृत की अध्ययन करने से मन की शक्ति बढ़ता है। भारतस्य अन्यानि भाषानि अपि संस्कृतात् प्रभावितानि, यानी कि भारत की जो अनेक अन्य भाषा है जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगु जो भी है वो सब कहीं न कहीं संस्कृत भाषा से प्रभावित है। अतः संस्कृत भाषाया अध्ययनम सर्वदा आवश्यकम अस्ति, इसलिए संस्कृत भाषा का अध्ययन सर्वदा यानी हमेशा आवश्यक है। इस तरह से आप संस्कृत भाषा महत्वम इस टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं 10 लाइन में, या आपको जो भी 7 लाइन 8 लाइन जो भी याद है आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आइए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है गणतंत्र दिवस, इस पर भी बार बार पूछता है। तो गणतंत्र दिवस पर आप लिख सकते हैं कि भारत देशे प्रतिवर्ष 26 जनवरी तस्य गणतंत्र दिवस मन्यते, यानी कि भारत देश में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अस्य दिवस्य कारणम संविधानस्य लागूकरणम अस्ति, इसका कारण है कि इस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 तंबर भारतस्य
गणराज्यम अभवत। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणराज्य राज्य में मतलब कि लिस्ट हुआ था, यानी कि बना था। ऐसा दिवस राष्ट्रीय पर्व अस्ति, यह दिवस राष्ट्रीय पर्व है। हमने आपको बताया था कि पर्व दो प्रकार का होता है, धार्मिक पर्व और राष्ट्रीय पर्व। राजपथे भव्य परेड आयोजितम, मतलब कि इस दिन राजपथ पर भव्य परेड आयोजित होता है। सैनिका तथा संस्कृता झंकाय दर्शनते, सैनिकों की संस्कृति का यानी कि उनके रहन सहन का, उनका शक्ति का प्रदर्शन होता है उस दिन, एक झांकी मिलता है। राष्ट्रगानम तथा ध्वजारोहणम कार्यक्रमस्य भाग अस्ति, राष्ट्रगान और ध्वजारोहण का कार्य होता है उस दिन, यानी कि ध्वजारोहण मतलब कि ध्वज फहरा करके हम लोग राष्ट्रगान करते हैं कि जन गण मन अधिनायति जय भारती भाग्य विधाता। उसके बाद ऐसा दिवस एकतानाम विविधतानाम च प्रतीक अस्ति, यह जो है दिवस विभिन्न लोगों में एकता का प्रतीक है कि सभी लोग मतलब कि सभी धर्म के सभी जाति के लोग एक जगह पे एकत्रित होकर के ध्वजारोहण करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं। सर्वे भारतवासी उत्साहेन तम दिवसम अंगीकृत्यन्ते, सभी भारतवासी इस दिन को बड़ी ही उत्सव से अंगीकृत मतलब कि मनाते हैं। अतः गणतंत्रता दिवस स्वाधीनता मानसस्य दिवसम च भवति, अतः इसलिए गणतंत्र दिवस स्वाधीनता मानस्य दिवसम च भवति, मानव के लिए स्वतंत्रता दिवस के लिए मतलब कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम मानव के लिए मतलब कि मानव करने का मतलब कि हम भारतीयों ने इस दिन गणतंत्र हुआ था इसलिए गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। माने कि हम नियम कानून से चलने के लिए इस दिन प्रतिबंधित हुए थे कि हम संविधान के नियम कानून से इस दिन अब चलेंगे। कोई भी नियम कानून बनेगा तो संविधान के अनुसार बनेगा। तीसरा जो टॉपिक है वह है सदाचार। तो सदाचार पे भी बार बार पूछता है इसलिए हमने सदाचार को भी यहाँ पर रखा है। सब के सब यानी कि जो भी मैं 2 नंबर का क्वेश्चन लाया हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन लाया हूँ, निबंध हो, पत्र लेखन हो, मतलब कि जो भी हो या श्लोक हो, सब के सब इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, सदाचार मानव जीवनस्य आधार अस्ति, सदाचार मानव जीवन का आधार है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि सदाचार उत्तम आचरणम कथ्यते, सदाचार उत्तम आचरण कहलाता है। उसके बाद लिख सकते हैं कि सत्यम अहिंसा दया च सदाचारस्य गुणा संति, सत्य अहिंसा और दया सदाचार का गुण है। सदाचारात समाज शांति भवति, सदाचार से समाज में शांति होता है। सदाचारी जना सर्वैः सम्मानिता भवन्ति, सदाचारी लोग सभी जगह सम्मानित होते हैं। बाल्यकालात् सदाचारस्य शिक्षा आवश्यकी, बाल्यकाल में सदाचार की शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आगे देखिए कहा कि सदाचार व्यक्तित्वम उज्ज्वलयति, सदाचार व्यक्ति को उज्ज्वल बनाता है। सदाचार जीवनम सफलम करोति, सदाचार जीवन को सफल बनाता है। गुरुवः सदाचारस्य मार्गदर्शयन्ति, गुरु जो है हमेशा सदाचार का मार्ग दर्शाता है। अतः सदाचार सर्वेषां पालनीय, अतः इसलिए सदाचार सभी के लिए पालनीय है, मतलब कि सभी के द्वारा पालनीय है। 4 नंबर मतलब कि जो टॉपिक है वह है हिमालय। ठीक है, हिमालय पे भी बार बार पूछता है। तो हिमालय पर हम लिख सकते हैं कि हिमालय भारतस्य महान पर्वत अस्ति, हिमालय भारत का महान पर्वत है, भारत देश का महान पर्वत है। सह उत्तर दिशायाम स्थित, वह उत्तर दिशा में है। हिमालय पर्वत राज इति प्रसिद्ध, हिमालय पर्वत राज के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा यमुना इत्याद्यः नद्यः यत्र उत्पन्ना, गंगा यमुना और इसके जैसे अनेकों नदी यहाँ से उत्पन्न हुआ है। हिमालय हिम सदा दृश्यते, हिमालय में सदा हिम दिखाई पड़ता है, यानी हिम का मतलब होता है ठंडा जो बर्फ गिरता है उसको, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। अस्यम देशस्य रक्षकः अस्ति, यह हमारे देश का रक्षक है। अत्र अनेका वन्य जीवा वसंती, यहाँ पर अनेकों प्रकार के वन्य जीव रहते हैं। हिमालय प्राकृतिक सौंदर्य न युक्त, हिमालय जो है प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। पर्यटन स्थले मुख्यम केंद्रम अस्ति, पर्यटन स्थल का मुख्य केंद्र है। अतः हिमालय भारतस्य गौरव, अतः इसलिए हिमालय जो है भारत का गौरव है, इस पर भारत गौरवान्वित महसूस करता है अपने आप को। 5 नंबर टॉपिक है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु और बसंत पंचमी हम लोग जस्ट मनाए हैं, सरस्वती पूजा, इसलिए चांस है कि वसंत ऋतु पर पूछे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐड किया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वसंत ऋतु नाम राजा कथ्यते, वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहलाता है। अयम सुखद ऋतु अस्ति,
यह सुखद ऋतु है। वृक्षेषु नवीनाम पत्राणि जायन्ते, वृक्षों में अनेक प्रकार के नए पत्र मतलब कि इस ऋतु में निकलते हैं। अभी आप लोग देखिएगा जब आम के पेड़ पर या किसी भी पेड़ पर देखिएगा कितना नया नया कोमल कोमल मतलब कि उसका पत्ता निकल रहा होगा। अभी आगे देखिए लिख सकते हैं कि पुष्पानि विकसंती, और इसी समय में पुष्प भी खिलते हैं। सरसों का फूल अभी देखिएगा कि पूरा सरह में सरसों का फूल होगा। वातावरण रमणीयम भवति, वातावरण रमणीय होता है। पक्षी न मधुरम कुंजंती, पशु पक्षी जो है इस समय मधुर मधुर आवाज निकालते हैं। जना प्रसन्ना भवंती, इस समय लोग जो है थोड़ा प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहने का कारण यह है कि अभी का मौसम जो है ना वो न ज़्यादा गर्मी का है न ज़्यादा ठंडी का है, मतलब ठीक ठाक रहता है, बीच का रहता है। लेकिन क्या ही कहना, अभी हम लोग बिहार में हैं, है ना, सुबह में इतना ज़्यादा ठंडी पड़ता है कि कुछ कहने लायक नहीं, और 11 से लेकर के 4 बजे तक ले मतलब कि क्या ही कहना है। आगे देखिए, कृषका आनंदम अनुभवंती, कृषक जो लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो आनंद में रहते हैं इस समय। वसंते प्रकृति शोभते, वसंत मतलब कि बसंत ऋतु में प्रकृति जो है शोभा देती है। अतः वसंत ऋतु प्रिय अस्ति, अतः इसलिए वसंत ऋतु प्रिय है, सभी के लिए प्रिय है। अगला टॉपिक है दिवाली। दिवाली पे भी बार बार पूछता है, और ये हम कह रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है 100%। दिवाली जो है, दिवाली टॉपिक छपने वाला है। दिवाली पे हम लिख सकते हैं कि दीपावली भारतस्य प्रमुख पर्व अस्ति, दीपावली भारत का प्रमुख पर्व है। अयम दीपानाम पर्व कथ्यते, यह दीपों का पर्व कहलाता है। अस्मिन् दिने दीपा प्रज्वालयन्ते, इस दिन दीप जलाया जाता है। लक्ष्मी पूजा क्रियन्ते, लक्ष्मी पूजा किया जाता है। जनाः गृहाणि अलंकुर्वन्ति, जना गृहाणि अलंकुर्वन्ति, मतलब कि लोग जो है अपने अपने घर में अलग अलग प्रकार का जो भी क्या कहते हैं उसको मतलब कि कार्यक्रम करते हैं। मिष्ठानि वितरन्ति, मिठाई बांटते हैं। अंधकारस्य नाश भवति, इस दिन अंधकार का नाश होता है। प्रकाशस्य विजय दर्शते, प्रकाश का विजय दिखलाई देता है। सर्वे हर्ष अनुभवन्ति, सभी लोग हर्ष यानी कि खुशी अनुभव करते हैं। दीपावली आनंदस्य पर्व अस्ति, दीपावली आनंद का पर्व है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब 8वां नंबर जो है टॉपिक है वह है बसंत पंचमी। बसंत ऋतु पे भी और बसंत पंचमी पे भी देख लीजिए। बसंत पंचमी पे हमको लग रहा है कि 100%, ठीक है। तो बसंत पंचमी पर लिखेंगे कि बसंत पंचमी पवित्र पर्व अस्ति, बसंत पंचमी पवित्र पर्व है। अस्मिन् दिने सरस्वती पूजा भवति, इस दिन सरस्वती पूजा होता है। विद्या देवी सरस्वती पूज्यते, विद्या की देवी सरस्वती पूजी जाती है। अयम वसंत ऋतु आरंभ अस्ति, इस दिन से वसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। पित्त वस्त्राणि धारयन्ति, पीला वस्त्र लोग पहन करके इस दिन पूजा करते हैं। छात्रा पुस्तकै पूजनम कुर्वन्ति, छात्र लोग इस दिन पुस्तक का पूजा करते हैं। आगे विद्यालयेषु उत्सव भवति, विद्यालय में उत्सव होता है। वातावरण आनंदमयनम भवति, वातावरण आनंदमय होता है। हर जगह पर देखिएगा गाना बज रहा है, सभी लोग एकदम खुशी में झूम रहे होते हैं सरस्वती पूजा के दिन। ज्ञानस्य महत्वम दर्शयते, ज्ञान का महत्व इस दिन दिखाई देता है। वसंत पंचमी ज्ञान पर्व अस्ति, वसंत पंचमी जो है ज्ञान का पर्व है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक देखे हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन पे आइए, जो कि सबसे अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। हर एक प्रश्न 5 नंबर के लिए है, इसलिए 4 पंचे 20 नंबर का यहाँ से बनता है। यानी कि 8 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 4 का ही उत्तर देना है। और इसी 8 क्वेश्चन में एक गद्यांश भी रहता है, ठीक है, अलग से नहीं रहता है गद्यांश। इसी में गद्यांश और ये कहते हैं पत्र लेखन भी इसी में रहता है। तो आइए इससे संबंधित हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चारुदत्त के चरित्र का चित्रण करें, कि चारुदत्त का चरित्र कैसा था। तो उत्तर हम लिखेंगे कि चारुदत्त शूद्रक रचित मृच्छक कटिकम प्रकरण का नायक है। वह ब्राह्मण होकर भी व्यापार करता है, धनी होने पर भी वह अत्यंत उदार है, और वह किसी याचक को निराश नहीं करता। वह अत्यंत उदार और दयालु है। वसंत सेन नाम की एक गणिका पुत्री उससे प्रेम करती है, और वह भी उसे चाहने लगता है। सॉरी, गणिता लिखा गया है। गणिका से प्रेम करते हुए भी चारुदत्त में चारित्रिक दृढ़ता रहता है, ठीक है। यानी कि चारुदत्त के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि चारुदत्त एक जो गरीब ब्राह्मण था, वह व्यापार करता था, ठीक है। ब्राह्मण होते हुए भी
वैश्य का काम करता था, यानी व्यापार करता था। और उससे एक गणिका थी जो प्रेम करती थी, जिसका नाम वसंत सेना है, और चारुदत्त भी उसको चाहने लगा था। अब आगे देखिए कि आगे क्या होता है कहानी में। चारुदत्त दृढ़ विचार वाला व्यक्ति है। वह यह स्वीकार कर लेता है कि वसंत सेना से उसे प्रेम है तथा वह उसके यहाँ आई हुई थी। अंत में चारुदत्त इतना ही कहता है कि सकार ऐसे दुष्ट जो दूसरों के गुणों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों का अपहरण करते हैं, उनकी बातों का विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। यह सब बात सकार जो है अदालत में कह रहा है, यानी कि न्यायालय में कह रहा है। तो ये चैप्टर जो है मतलब कि ये बात न्यायालय दृश्यम चैप्टर से लिया गया है। यह सब बात चारुदत्त जज के सामने कोर्ट में कह रहा है कि सकार जैसे दुष्ट लोगों का विश्वास मत कीजिए। हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। हम इतना मानते हैं कि हम वसंत सेना से प्रेम करते थे तथा वो हमारे घर पर भी आई थी, लेकिन हमने उसका मर्डर नहीं किया है या अपहरण नहीं किया है। राजा का साला सकार अभिमानी है। वसंत सेना के गहने लूटकर मारने का अभियोग चारुदत्त पर लगाता है। इस पर न्यायाधीश तक को विश्वास नहीं होता, यानी कि न्यायाधीश को भी मालूम था कि चारुदत्त जो है वो अच्छा व्यक्ति है, वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकता कि कुछ गहने के लिए किसी को मार दे। वह मन ही मन सोचता है कि यह कैसे संभव है। जिस प्रकार हिमालय को तौलना, समुद्र को तैर कर पार करना, आग को पकड़ना असंभव है, वैसे ही चारुदत्त के चरित्र में दोष निकालना है। वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सकार द्वारा प्रतिवाद किए जाने पर न्यायाधीश कहता है कि जिस व्यक्ति ने बिना किसी लोभ के अपने धन को बांट दिया, वह ऐसा नीच कर्म कैसे करेगा। न्यायाधीश को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि उसे लग रहा है कि चटकीली चांदनी फैलाने वाला चंद्रमा राहु के द्वारा आक्रांत हो रहा है। इन सब के विपरीत वसंत सेना के सकार द्वारा मारे जाने का प्रमाण भी उपलब्ध नहीं हो पाया। अतः चारुदत्त निरुपाय सा देखता है। मृत्युदंड पाने पर भी उसे भय नहीं लगता, उसे केवल दुख अपनी प्रतिष्ठा चले जाने का है। यानी कि चारुदत्त कह रहा था कि सकार ने मारा है और सकार कह रहा था कि चारुदत्त ने मारा है। तो सकार जो है कुछ व्यक्ति को अपने तरफ से बोलने के लिए गवाह के रूप में इकट्ठा भी कर लिया था, लेकिन चारुदत्त के पास कोई गवाह नहीं था और न ही कोई सबूत मिल पाया कि वसंत सेना का हत्या या अपहरण चारुदत्त ने नहीं बल्कि सकार ने किया है। यह कोई एविडेंस भी नहीं मिल पाया, तो इसके कारण चारुदत्त को मृत्युदंड मिल गया। तो मृत्युदंड मिलने का भी चारुदत्त को कोई अफसोस नहीं था, बस उसे अपनी प्रतिष्ठा चले जाने का अफसोस था कि हम पूरे जीवन में दान पुण्य किए, अपना पूरा धन मतलब कि गरीबों में बांटते रहे और अंत में मरे तो बस एक चोरी के नाम पर, एक अपहरण के नाम पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की संस्कृत परंपरा पाठ का सार लिखिए अथवा बिहार के आधुनिक संस्कृत लेखकों का नाम और उसके योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, बिहार के संस्कृत परंपरा यानी कि बिहार में संस्कृत का कैसा परंपरा रहा है और इसके लेखकों के बारे में बताना है थोड़ा। तो बिहार प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा और साहित्य की एक महान भूमि रहा है। यहाँ संस्कृत केवल पढ़ी ही नहीं बल्कि धर्म, दर्शन, न्याय, व्याकरण, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इतना बहुत बड़ा विकास हुआ है। जैसे पहला टॉपिक बाय टॉपिक हमने दिया है यहाँ पर, ताकि आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आए और अच्छा से आप लोग लिख कर आए। बिहार की भूमि पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्याय शास्त्र और दर्शन का विशेष विकास हुआ है। मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन और व्याकरण में बड़े बड़े विद्वान बिहार में हुए। यहीं की परंपरा में तर्क, विचार और चिंतन को बहुत महत्व दिया गया। ठीक है, दूसरा है कि विद्वानों का योगदान, कि मंडन मिश्र मीमांसा दर्शन के महान विद्वान थे। वे शंकराचार्य के समकालीन थे और उनसे शास्त्रार्थ भी हुआ था। महिष्मति ग्राम में शास्त्रार्थ हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ कहाँ हुआ था, तो महिष्मति ग्राम में। आप लोगों से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग PYQ वाला क्लास देख करके ही जाइएगा। ठीक है, भी जो हम महामैराथन का क्लास लाए थे उसमें तो क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण का मतलब कि क्वेश्चन था, लेकिन हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग महामैराथन का क्लास देखिएगा, साथ साथ PYQ वाला क्लास भी देख कर जाइएगा। ठीक है, बिहार के विद्वानों ने संस्कृत को केवल धार्मिक भाषा नहीं बल्कि ज्ञान की भाषा बनाया। और साहित्य में अगर हम देखें तो साहित्य और काव्य में, तो बिहार में संस्कृत काव्य, नाटक और गद्य साहित्य की भी समृद्ध परंपरा रही। संस्कृत में रचे गए ग्रंथों की रचना शैली बहुत सुंदर और प्रभावशाली रही। आधुनिक काल में संस्कृत जो आधुनिक समय में भी बिहार की संस्कृत परंपरा जीवित रही।
कई आधुनिक संस्कृत कवि और लेखक हुए जिन्होंने संस्कृत काव्य, नाटक, ग्रंथ, शोध, पाठ्य पुस्तकें लिखी। पटना कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में संस्कृत के विकास में बड़ा योगदान दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बिहार के संस्कृत परंपरा और यहाँ के लेखकों के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ के लेखक जो हैं, मतलब कि यहाँ पर बिहार में संस्कृत का परंपरा बहुत दिनों से रहा है। यहाँ संस्कृत में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र का बड़ा ही विकास हुआ है। यहाँ के लेखक जैसे मंडन मिश्र जिनका जो कि मीमांसा दर्शन में निपुण थे, जिनका शस्त्रार्थ महासमति ग्राम में शंकराचार्य के बीच हुआ था। और आगे लिख सकते हैं तो आइए इस प्रकार से अपना आंसर तैयार कीजिएगा। बाकी ये हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि पर्यावरण संरक्षण पाठ का सार लिखे, मतलब सारांश लिखे। तो आज संपूर्ण विश्व में पर्यावरण के संरक्षण की चर्चा हो रही है। मानव ने वैज्ञानिक उपकरणों का इतना अधिक प्रयोग किया है और प्रकृति संसाधनों का इतना दोहन किया है कि भूमि में मिट्टी, जल, वायु तथा आकाश की निर्मलता नष्ट हो गई है। कल कारखाने की गर्मी और उत्सर्जन की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे बर्फ पिघल रहा है। वायुमंडल को सूर्य की प्रखर किरणों से बचाने वाले ओजोन परत का क्षरण हो गया है। यानी कि यहाँ पर बात किया जा रहा है कि हम इतना ज़्यादा अपना विकास पे ध्यान दिए हैं कि हमें दूसरे चीज़ों पर मतलब कि थोड़ा भी ध्यान नहीं जा रहा है कि यहाँ पर मिट्टी, वायु, जल ये सब क्या हो रहा है, निर्मलता अपना नष्ट करते जा रहा है। जितना निर्मल था उतना से नष्ट हो जा रहा है। अब मतलब कि एक प्रकार से जहर बनते जा रहा है। कल कारखानों से निकलने वाला जो भी मतलब कि खराब चीज़ है उसका संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ओजोन परत की प्रखर किरणें समाप्त हो रही है और गर्मी बढ़ रही है, जिसके कारण बर्फ पिघल रहा है। यही दशा रही तो समस्त प्राणी जगत तथा वनस्पतियों का भी किसी दिन सर्वनाश हो जाएगा। इस पाठ में पर्यावरण रक्षा की इसी समस्या पर विचार है। इस कार्य में युवाओं को भी अवकाश के समय में प्रयोग करना चाहिए। सड़कों के दोनों ओर वर्षा काल के प्रारंभ में समारोह पूर्वक वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे जीवन संरक्षित रहेगा। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो युवा लोग हैं उनको भी अवकाश के समय में, या जो विद्यार्थी लोग हैं उनको अवकाश के समय में ऐसा करना चाहिए कि जब वर्षा ऋतु स्टार्ट हो तो सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाए। इससे सभी को मतलब कि अच्छा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य चंदनदासयों संवाद का वर्णन कीजिए, या चाणक्य चंदनदास के संवाद का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर है कि यह पाठ विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से लिया गया है। इसमें आचार्य चाणक्य और चंदनदास के बीच का संवाद वर्णित है। चाणक्य नंद वंश के विनाश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाना चाहता था। नंद वंश का मंत्री राक्षस चंद्रगुप्त का विरोधी था, लेकिन चंदनदास राक्षस का मित्र था और उसके प्रति निष्ठावान था। मतलब यहाँ पर समझिए बात क्या हो रहा है कि चाणक्य जो है नंद वंश के राजा एक घनानंद थे, उनका नाश करके, लेकिन उनको मार करके उनको गद्दी पर से हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाना चाहते थे। और ऐसा जब ये करने गए तो इनका चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब कि सामने आकर के खड़ा हो गया कौन, तो मंत्री राक्षस, उसका नाम था राक्षस। ठीक है, अमात्य राक्षस खड़ा हो गया कि हम ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन फिर भी युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त उसमें विजयी रहा। तो उसके बाद का बात हो रहा है कि एक चंदनदास नाम का व्यक्ति है जो कि राक्षस का परम मित्र है और उसके प्रति निष्ठावान है, मतलब कि पूरा निष्ठा से। चाणक्य चाहते थे कि चंदनदास राक्षस को छोड़ दे और चंद्रगुप्त का साथ दे, परंतु चंदनदास अपने मित्र के प्रति धर्म और मित्रता का पालन करता है। वह कहता है कि सच्चा मित्र संकट में साथ नहीं छोड़ता। चंदनदास यह भी कहता है कि यदि राक्षस राज्य के हित में काम करेगा तो वो भी सबसे बड़ा सहयोग होगा। उसका मानना है कि राज्य की स्थिरता और प्रजा का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब कि जब चाणक्य उन्हें बुलाते हैं चंदनदास को बात करने के लिए कि तुम ऐसा बात सुने हैं कि तुम अमात्य राक्षस के परिवारजनों को अपने घर में शरण दिए हो, हमें राक्षस का पता बता दो नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो वो बोलते हैं कि आप हमें धमका नहीं सकते हैं इस तरह से। हाँ, लेकिन एक बात है कि राक्षस का एक बात है कहना, मतलब कि उनका एक विचार है कि अगर राज्य करना है चंद्रगुप्त मौर्य को तो वो करे, लेकिन हम मतलब कि राज्य के प्रति अपना वफादारी निभा करके भी हम अच्छा से काम कर सकते हैं। तो प्रस्ताव लेकर के आए थे चंदनदास
कि अगर वह राज्य के लिए काम करेगा तो यह भी बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि उनका भी मानना है कि प्रजा में कल्याण का भावना, मतलब कि कल्याण की भावना से प्रजा को देखना चाहिए और राज्य में स्थिरता बना रहना चाहिए, ये न कि उदंडता या अशांति हो राज्य में। इस संवाद के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि मित्रता, निष्ठा और धर्म मनुष्य के महान गुण हैं। राजनीति में भी नैतिकता और सद्भाव आवश्यक है। इस प्रकार चाणक्य चंद्रवंश का संवाद राजनीतिक, बौद्धिक और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि मालविका अग्निमित्र नाटक का परिचय दें। कि मालविका अग्निमित्र जो नाटक है उसका परिचय दिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% कुछ मैं मार दे रहा हूँ यहाँ पर कि यह आएगा। मालविका अग्निमित्र संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता महाकवि कालिदास है। यह कालिदास का प्रथम नाटक माना जाता है। यह नाटक ऐतिहासिक प्रेम कथा पर आधारित है। इस नाटक में नायक राजा अग्निमित्र है, जो शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र के पुत्र थे। यह भी पूछ देता है कि अग्निमित्र किसके पुत्र थे, तो पुष्यमित्र के। नायिका मालविका है, जो एक सुंदर और गुणवान दासी के रूप में राजमहल में रहती थी है, परंतु बाद में उसका राजकुमारी होना प्रकट होता है। ठीक है। नाटक में राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम, रानी धारनी और इरावती की ईर्ष्या, नित्य संगीत तथा राज दरबार के जीवन का सुंदर चरित्र चित्रण किया गया है। अंत में प्रेम की विजय होती है और राजा मालविका से विवाह करता है। यह नाटक श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें भाषा सरल, मधुर और प्रभावशाली है। इस प्रकार मालविका अग्निमित्र संस्कृत नाटक साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। मतलब कि जो मालविका अग्निमित्र है जिसका लेखक कालिदास जी हैं, उसमें इसका एक छोटा सा भाग हम लोग पढ़े हैं चैप्टर के रूप में। मालविका अग्निमित्र नृत्य शिक्षक को विवाद के रूप में हम इस चैप्टर को पढ़े हैं थोड़ा सा, मतलब कि आप लोग भी पढ़े हैं कि यहाँ पर रानी धारनी और राजा अग्निमित्र के प्रेमिका मालविका है, जिनके दो गुरु है, नृत्य शिक्षक है गंदास और हरदत्त, और उन दोनों के बीच में श्रेष्ठता को लेकर के कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है इसको लेकर के विवाद हो जाता है। जो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़े हैं, बाकी बात का भी बात इसमें बताया गया है कि अंत में जो वो मालविका है वह दासी नहीं, एक राजकुमारी होती है, बाद में पता चला होगा। और खैर अंत में मालविका से अग्निमित्र का विवाह भी होता है। तो ये सब बात है। तो आप यह इस प्रकार से मालविका अग्निमित्र नाटक का परिचय दे सकते हैं। ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि राजा दिलीप के चारित्रिक गुणों का संक्षेप में वर्णन करें अथवा दिलीप वर्णनम पाठ के आधार पर दिलीप के चरित्र पर प्रकाश डालें। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत कालिदास ने राजा दिलीप के अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। दिलीप की प्रजा को उनकी आकृति के समान विशाल कहा गया है। मतलब कि राजा दिलीप जो थे बहुत ज़्यादा आकृति में बड़ा थे, इसलिए उनको विशाल कहा गया। उनमें प्रजा के समान शास्त्र ज्ञान आगम है, आगम के समान उनका उद्यम है यानी आरंभ है, और आरंभ के समान अभ्युदय है होता है। दिलीप अपने अधीनस्थों के लिए एक ओर तो असहाय है तो दूसरी ओर वह सुलभ है। मतलब कि अपने दुश्मनों के लिए तो वो बड़ा ही निर्दयी है, लेकिन अपने चाह रखने वाले लोगों के लिए बड़ा ही सुलभ है, क्योंकि राजा के दोनों प्रकार के गुण उसमें विद्यमान थे, भयावह तथा मनोरम। भयावह भी और मनोरम भी, कि दुश्मन डरे भी और अपने लोग मतलब पास भी बैठे। इसकी तुलना समुद्र से की गई है, जहाँ भयंकर जलचर भी है तो उसी में रत्न भी है। मतलब कि राजा दिलीप का तुलना समुद्र से किया गया है कि जिस समुद्र में भयंकर जलचर हैं, जैसे शार्क, मतलब कि ये सब, तो उसी समुद्र में रत्न भी है, तरह तरह का रत्न भी है। ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, समझ में आया होगा आपको। अगला चैप्टर की ज्ञान सागर पाठ का सार लिखे। तो तुलसीदास ने कहा है कि संसार में निर्धनता यानी कि गरीबी के समान दुख नहीं और सत्संग के समान सुख नहीं है, किंतु सज्जनों को कहाँ खोजा जाए। दो प्रकार के संत होते हैं, साधु में यानी कि पुस्तकों में तो परीक्षित संत ही मिलते हैं जो ज्ञान पुस्तकों में निहित है, अथवा पुस्तकालयों की शरण में जन्म जन्मांतरण के काम क्रोधादि शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। मनुष्य के जीवन में ऋण
जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण की चक्कर काल्पनिक में घिरे रहते हैं। यहाँ ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए प्राचीन ऋषियों और लेखकों द्वारा पर्याप्त ग्रंथों की अध्ययन से अंत हो जाता है। पुस्तकालय नए सिद्धांतों का जन्म स्थल है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुस्तकालय जो है मतलब तुलसीदास, सबसे पहले तो तुलसीदास का कुछ कथन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि तुलसीदास कह रहा है कि इस संसार में गरीबी के समान कोई दुख नहीं है और संगति के समान कोई सुख नहीं है। संत दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो पुस्तकों में मिलते हैं और एक वो जो पुस्तकों में नहीं मिलते। पुस्तकों में वो संत मिलते हैं जो अपने विचारों को कहीं निहित करके मतलब कि संग्रहित करके रखे हुए हैं और लोग उनका पठन पाठन करके अपना ऋषि ऋण उतारते हैं। ठीक है, ऋण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। तो ऋषि ऋण उतारने का एक तरीका है कि आप अपने मतलब कि पुस्तकालय से अपने पूर्वजों के द्वारा लिखे गए या ऋषि मुनि के द्वारा लिखे गए शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करें, जिससे लेखक, युग प्रवर्तक और विचारक अपना जीवन कुर्बान कर साहित्य चिंतन प्रस्तुत कर देशों में उपलब्धियां पाई है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय अत्यंत विशाल और शास्त्रों ग्रंथों से युक्त था, जहां देश विदेश से विद्वान ज्ञानार्जन किए। बहुत वर्षों बाद सर्वनाशक आक्रमणकारियों ने इसे जला दिया। हमारे देश में पुस्तक के संरक्षण में जैनियों का विशेष योगदान है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुस्तकालय पाठ में मतलब कि इस तरह से पूछेगा कि पुस्तक के संरक्षण में किस धर्म के लोगों का ज़्यादा योगदान है, तो जैन धर्म के लोगों का। ठीक है, वह ऐसे कि जैन गृहस्थ और सन्यासी ने पुस्तक दान और हस्तलिखित ग्रंथों को पुस्तकालयों में रख कर कल्याणकारी कार्य किए हैं। यानी कि जो जैन लोग थे, चाहे वो गृहस्थ थे या सन्यासी लोग थे, वो सब के सब पुस्तक दान करते थे और हस्तलिखित ग्रंथों को यानी हाथ से खुद से लिखा हुआ ग्रंथों को पुस्तकालय में रखते थे ताकि आने वाला पीढ़ी उसे पढ़ सके। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को नजरअंदाज मत कीजिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि व्यायाम पाठ का सार लिखे। मतलब कि व्यायाम पाठ का सारांश लिखना है कि व्यायाम पाठ से आप क्या सीखे, बस कुछ लाइनों में बताइए। तो हम लिख सकते हैं कि व्यायाम की महत्ता अतुलनीय है। शरीर को परिश्रम द्वारा हर तरह से मालिश करनी चाहिए। शरीर की सुंदरता, कांति और स्फूर्ति, अंगों का सौंदर्य व्यायाम से ही उभरता है। भूख का बढ़ना, स्फूर्ति, स्थिरता और निरोगता व्यायाम के लाभ हैं। परिश्रम से थकावट न होना, प्यास और शीतलता को सहना, आरोग्य आदि व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। व्यायाम करने वाले के पास व्याधियां नहीं आती, वह आयु, रूप और गुण से हीन होता है, हीन हुआ भी सुंदर दिखलाई पड़ता है। व्यायाम करने से नित्य स्वभाव विरुद्ध भोजन, पका अधपका जो भी हो, पच जाता है। व्यायाम बलवानों के लिए सदैव पथ्य, अपना हित चाहने वालों सभी मनुष्यों को बल के आधे से व्यायाम करना चाहिए। आयु, बल और शरीर के देश काल और भोजन का विचार कर व्यायाम करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें अगर अपने शरीर में स्फूर्ति लाना है, हमें बीमारियों से बचना है, तो क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमें निरोगता आता है, हम स्फूर्तिवान होते हैं, थकावट से नहीं थकते हैं और परिश्रमी काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। हम जो भी खाते पीते हैं, अगर हम व्यायाम कर रहे हैं तो सबके सब कुछ पच जाता है। और कह रहा है कि समय को मतलब कि काल को, देश को, इस सब को देख करके भोजन का भी विचार करना चाहिए व्यायाम करते समय। यानी कि व्यायाम कर रहे हैं तो सब कुछ देख करके भोजन करना चाहिए, नहीं कि व्यायाम कर रहे हैं सब कुछ भोजन कर रहे हैं, नहीं। इसलिए जिम में डाइटिशियन होता है जो डाइट बताता है कि किस तरह से क्या, कब, किस दिन कब, किस टाइम में क्या खाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सर्वधर्म सम्मेलन विवेकानंद इति पाठस्य सारांशो लिखिए। मतलब कि इस पाठ का सारांश लिखिए। पूरा गला सूख गया है। फ्रांसीसी साहित्यकार रोमांग रोला रचित विवेकानंद की जीवनी पर आधारित प्रस्तुत पाठ 1883 में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में सभी धर्मों के अन्याय उपस्थित थे। यहाँ पर आचार्य होगा, उपस्थित थे। वहाँ सन्यासी वेशधारी विवेकानंद ने अमेरिका देशवासियों को संबोधित करते हुए वैदिक धर्म की व्यापकता, सदास्यता एवं
आदर्शों का उल्लेख दिया। उन्हें पारस्परिक द्वेष भाव, असहिष्णुता को छोड़कर सौहार्द एवं सहिष्णुता को मानव धर्म का अभिलक्षण बतलाया। उन्होंने उदारपूर्वक संपूर्ण मानव के कल्याण एवं समृद्धि के लिए जन समुदाय को आमंत्रित किया। विवेकानंद के व्याख्यान एवं उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के की प्रशंसा अमेरिका के समाचार पत्रों में मुक्त कंठ से हुई, माने खुले कंठों से, बिना किसी रुकावट के हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस देश में भारत की महती प्रशंसा किया गया, तो अमेरिका के समाचार पत्रों में। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नृत्य शिक्षकों विवाद पाठ का कारण लिखे। ठीक है, यहाँ पर हमको लग ही रहा था कि कुछ गलत है। 1893 ईस्वी में हुआ था जो धर्म सम्मेलन है, वो 1893 ईस्वी में हुआ था, ना कि 1883 ईस्वी में। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, 1893 कर लीजिएगा। आगे देखिए, करा कि नृत्य शिक्षकों के विवाद का कारण क्या था, माने नृत्य शिक्षक आपस में विवाद क्यों कर बैठे थे, उसका कारण क्या था। तो अग्निमित्र सुख वंश के राजा पुष्यमित्र के पुत्र उनकी रानी धारिणी की दासी के रूप में मालविका रहती थी, जो राजा अग्निमित्र की आंखों में चढ़कर उनकी प्रेमिका बन जाती है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र के राजा पुष्यमित्र के पुत्र हैं, तो अग्निमित्र की एक रानी है जिनका नाम धारिणी है। धारिणी के दासी के रूप में उनका कार्यकाल, मतलब कि कामों को करने के लिए, छोटा मोटा काम करने के लिए एक नौकरानी लाई जाती है जिसका नाम मालविका है। और वह मालविका इतनी सुंदर थी कि वह राजा की आंखों में चढ़कर उसकी प्रेमिका बन जाती है। उसे नृत्य संगीत की शिक्षा देने के लिए आचार्य गणदास की नियुक्ति होती है। मालविका को मतलब कि नृत्य शिक्षा देने के लिए गणदास का नियुक्ति होता है। उधर धारिणी भी नाट्याचार्य हरदत्त से नृत्य शिक्षा लेती है। दोनों के बीच एक बार योग्यता विषयक विवाद छिड़ जाता है। उधर रानी भी हरदत्त नाम के एक नृत्य शिक्षक से नृत्य की शिक्षा लेती है। अब दोनों शिक्षक में मतलब कि योग्यता को लेकर के विषय छिड़ जाता है कि हम योग ज़्यादा हैं तो हम ज़्यादा योग्य हैं, जिसका समाधान सन्यासी कौशिकी करती है। कहने पर का तात्पर्य शिक्षा प्राप्त करने का योग विस्तार नहीं करना मर्यादा के विरुद्ध होता है। यानी कि शिक्षा जो है किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, इस प्रकार का तर्क नहीं करते हैं। शिक्षा को विस्तार किया जाता है, बढ़ाया जाता है, मर्यादा में रह करके शिक्षा को सीखा एवं दिया जाता है। इस तरह का टिप्पणी करके नहीं कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं तो हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। ठीक है, आगे देखिए, करा कि परोपकारस्य महत्व विषये पठितांशस्य आधारे लिखत अथवा प्राकृतिक परिवेश में कौन कौन परोपकारी है उनका वर्णन करें। मतलब कि अभी के समय में कौन परोपकारी हो सकता है उसके बारे में बताना है कि हम प्राकृतिक परिवेश में रह करके परोपकारी कैसे बने। तो आचार्य भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में परोपकार से संबंधित विभिन्न पद्यों का निर्माण किया है। उन्होंने लिखा है, जैसे फल के आगमन पर वृक्ष झुक जाते हैं, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, मेघ जल बरसाकर धरती को संतृप्त करता है, उसी प्रकार परोपकार से लोग अपनी सुख सुविधा की चिंता न कर दूसरे की भलाई करते हैं। जिस प्रकार हाथ कंगन पहनने से सुंदर नहीं लगता अपितु दान करने से सुशोभित होता है, वैसे ही परोपकारियों का शरीर चंदन के बिना भी सुंदर लगता है। अतः हमें परोपकार करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि परोपकारी हम कैसे बन सकते हैं ये बात बताया गया कि हमें परोपकार बनना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष जो है फल लगने के बाद झुक जाता है, उसी प्रकार हमें भी, अगर हम मतलब कि समृद्ध व्यक्ति हैं, हमारे पास है उतना हैसियत कि हम किसी को दे सकते हैं, तो हमें देना चाहिए, दूसरों पर उपकार करना चाहिए, अपने से जो भी छोटे लोग हैं उस पर उपकार करना चाहिए। अगला है कि वर्षा वर्णन पाठ के आधार पर वर्षा काल का संक्षेपण में वर्णन करें। प्रस्तुत पाठ में वाल्मीकि कवि ने वर्षा ऋतु का सब चित्र खींचा है। मतलब कि जो भी हमारे पास वर्षा वर्णन पाठ है उसमें क्या है, तो वाल्मीकि जी ने वर्षा का एक चित्र खींचा है कि किस प्रकार से वर्षा काल में क्या होता है। मतलब कि जैसे ही आप पढ़िएगा उस चैप्टर को तो आपके मन में चलने लगे कि हाँ क्या कह रहा है कवि। तो चित्र खींचा है ना जी, शब्दों से चित्र खींचा है। पानी से भरपूर भारी बादल
बगुलों की पंक्तियों के साथ आकाश में गरजते हैं। कभी कभी ये बादल पर्वतों की चोटियों पर मानो आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, थोड़ा विश्राम करके पुनः आकाश की ओर बसने के लिए चल पड़ते हैं। थोड़ी देर समय के बाद पहाड़ों के उच्च शिखरों पर विश्राम करते हुए आकर बैठ जाते हैं, तत्पश्चात पुनः आकाश की ओर उड़ पड़ते हैं। वर्षा ऋतु में यह क्रम चलता रहता है। तभी इस श्लोक में कवि ने विश्रम्य का प्रयोग 2 बार किया है। बादलों का मानवीकरण यहाँ अवलोकनीय है। इस बात को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि नाट्य काव्य किसे कहते हैं? प्रस्तुत पाठ में वर्णित किसी एक नाट्य काव्य का परिचय दीजिए। कि नाटक काव्य किसे कहते हैं? तो नाटक काव्य का भेद माने जाते हैं श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य। दृश्य काव्य को रूपक काव्य भी कहते हैं। इसमें विभिन्न अभिनेताओं पर पात्रों को आरोपित किया जाता है, अर्थात काव्य की इस विद्या में अभिनेता विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हैं। अभिनेताओं और पात्रों की भूमिका का आरोप होने के कारण दृश्य काव्य को रूपक कहते हैं। भास, शूद्रक, कालिदास, भभूति, भट्टनारायण संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार है। भास ने 13 नाटक लिखे हैं, उनमें से स्वप्नवासवदत्तम नाटक सर्वश्रेष्ठ है। देखिए याद रखिएगा, भास ने कितने नाटक लिखे हैं? 13। या ये भी पूछ सकता है कि भास के अभी तक कितने नाटक मिले हैं, तो 13 ही मारना है। ठीक है, स्वप्न वासवदत्तम नाटक उदयन कथा से संबंध है, जो उदयन वासवदत्ता के प्रेम में इतना मग्न है कि उनका राज तक छीन जाता है। अतः उनके मंत्री और नारायण की योजना से उनका विवाह मगध राजकुमारी पद्मावती से करा जाता है। मगध की सेना उसके राज्य को दिलवा देती है, तब वासवदत्ता भी प्रकट हो जाती है। इसके प्रथम अंक में यौगंध नारायण प्रत्यक्ष रूप से वासवदत्ता को पद्मावती के पास रख देता है, जिससे दोनों सपत्नियों में प्रेम बना रहे। तो इस तरह से आप अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि 16 नंबर क्वेश्चन की स्वर संधि किसे कहते हैं? इसके कितने भेद है? सोधारण स्पष्ट करें। तो व्याकरण से भी पूछता है, इसलिए हमने यहाँ पर व्याकरण को भी डाल दिया है। तो संधि किसे कहते हैं? तो जब 2 स्वर आपस में मिलने से उसमें एक परिवर्तन हो जाता है, तब उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब 2 स्वर मिल करके एक अलग विकार उत्पन्न करके एक अलग ही शब्द बना दे, शब्द कह रहे हैं, जब 2 वर्ण मिल करके स्वर वर्ण मिल करके विकार उत्पन्न करके एक अलग स्वर बना दे, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि जब 2 स्वर आपस में मिलने से उनके रूप परिवर्तन हो जाते हैं, तब उनमें स्वर संधि होता है। अर्थात स्वर प्लस स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है वही स्वर संधि कहलाता है। समझिए बात को, क्या कहा जा रहा है कि स्वर संधि के जब 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दोनों तरफ स्वर संधि होगा। जैसे अ प्लस अ, दोनों तरफ क्या है? स्वर वर्ण है। अब इन दोनों के मेल से क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो अ और अ के मेल से विकार उत्पन्न हुआ, एक अलग बन गया वर्ण, तो यहीं पे क्या हो गया? संधि हो गया। तो इसी क्रिया को संधि कहते हैं। तो कह रहा कि स्वर संधि के भेद, तो संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि के कुल 6 भेद माने जाते हैं। वैसे 8 भेद है, मतलब कि ये जो एक विसर्ग वाला होता है उसके अंतर्गत 3 आता है। तो अगर उतना डिटेल में नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, बस इतना बता दीजिएगा कि हाँ विसर्ग संधि के अंतर्गत स्वर संधि, मतलब कि विसर्ग स्वर संधि एक होता है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। सबसे पहला दीर्घ संधि। तो जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है, उसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ और अ मिल करके आ बना देता है, ई और ई मिल करके बड़ी ई बना देता है, ऊ और ऊ मिल करके बड़ी ऊ बना देता है, री और री मिल करके बड़ी री बना देता है। तो इस तरह से है। ठीक है, मतलब उतना अच्छा से तो सूत्र नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी लिखा गया है जितना मैं समझ सकें। यदि आप लोगों को संधि का क्लास और समास का क्लास करना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा से संधि और समास पढ़ाया है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित देना है तो उदाहरण भी दे सकते हैं कि देव प्लस आलय से देवालय बनेगा। ठीक है, गिरी प्लस ईश से गिरीश बनेगा, इस तरह से दे दीजिएगा। उसके बाद गुण संधि है, तो गुण संधि में आप लिखिएगा कि जब अ या आ के बाद ई या बड़ी ऊ या बड़ी री आए तो क्रमशः ए ओ और बन जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, तो देखिए नीचे यहाँ पर कि अ या आ के बाद ई या दीर्घ आए तो ए बनता है, अ या आ के बाद ऊ या दीर्घ आए तो ओ बनता है, अ या आ के बाद री आए तो और बनता है। और एक और होता है अ या आ के बाद ली आए तो अल बनता है। क्या बनता है? अल। उदाहरण दे दीजिएगा एक आध, जैसे नर प्लस इंद्र के मेल से नरेंद्र बनता है, देव प्लस उक्ति के मेल से देवोक्ति बनता है, इस तरह से। ठीक है, उसी प्रकार से अब तीसरा क्वेश्चन है वृद्धि संधि। तो लिखेंगे कि जब अ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आए तो क्रमशः
आई औ हो जाते हैं। जैसे किस प्रकार से, तो अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई बन जाता है, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ बन जाता है। ठीक है, तो यह सूत्र अ से संबंधित एक दे दीजिए क्या कहते हैं उदाहरण। तो जैसे देव प्लस ऐश्वर्य से देवैश्वर्य बनेगा, महा प्लस औषधि से महौषधि बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से दे सकते हैं। चौथा यन संधि, तो जब ई या उ, ई या बड़ी ई, उ या बड़ी उ, री के बाद कोई विभिन्न स्वर आए आता है तो ई या बड़ी ई का य, उ या बड़ी उ का व, री का र और लिरी का ल हो जाता है। ठीक है, लिरी का ल हो जाता है। इस प्रकार से तो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। प्रति प्लस एक के मेल से प्रत्येक, गुरु प्लस उपदेश के मेल से गुरुपदेश। ठीक है, 5वां नंबर प्रकार है आयादी संधि। तो जब ए या आई, ओ या औ के बाद कोई स्वर आए तो ए अय में, आई आय में, ओ अव में, औ अब में बदल जाता है। ठीक है, किस प्रकार से, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है कि ने प्लस अयन से नयन बनता है, गो प्लस इंद्र से गोविंद्र बनता है। 6ठा नंबर प्रकार है विसर्ग लोप से संबंधित स्वर संधि। ठीक है, तो जब विसर्ग के बाद स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और स्वर संधि बनती है। जैसे गुरु प्लस उपदेश से गुरुपदेश, हरि प्लस इक्षति से हरिक्षति बनेगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह सब समझ में आया होगा। अगर 5 प्रकार भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, वैसे 12th क्लास में 8 प्रकार लिखना चाहिए, लेकिन इतना भी सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। समास किसे कहते हैं तथा समास के भेद को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी पूछने का चांस है इस बार। तो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाता है तो उसके बीच की विभक्ति समाप्त हो जाती है, तो उसे समास कहते हैं। यानी कि दो शब्द जो है आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाता है और उसके बीच का विभक्ति गायब कर देता है, उसी क्रिया को, उसी मतलब कि क्रम को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी कि जब जुड़े तो संधि, जब जुड़े तो संधि, और जब दो मिल करके एक बन जाए, यानी कि अपना विभक्ति चिन्ह छोड़ दे और तब जाकर के एगो बन जाए, तब उसको कहेंगे समास। और दो अलग से आकर के एगो बने तो उसको कहेंगे संधि। आगे है कि समास का उद्देश्य भाषा को संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली बनाना है। समास के भेद उदाहरण सहित। संस्कृत व्याकरण में समास के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। पहला अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, यह देखिए। तो जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन यानी कि दिन दिन, मतलब कि हर रोज। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पहला पद दूसरे पद पर आश्रित रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, जलपान। तीसरा है कर्मधारय समास। तो जब दो पद एक ही वस्तु का विशेष से विशेषण संबंध बताते हैं तब कर्मधारय समास होते हैं। जैसे नील कमलम, महापुरुष। चौथा नंबर प्रकार है द्वंद्व समास। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान समान रूप से प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, इसका मतलब होता है राम और लक्ष्मण। माता पिता। अगला देखिए 5 नंबर प्रकार बहुब्रीहि समास। तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और पूरा पद किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, तो जिसके वस्त्र पीले हैं अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु, जो कहिए चतुर्भुज, जिसके 4 भुजाएं हैं अर्थात कोई ईश्वर होंगे। 6 नंबर प्रकार है द्विगु समास। तो जिस समास में पहला पद संख्या होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोकी, सप्तसागर, चौखट, चारपाई, इस तरह से। ठीक है, अब आइए अब हम लोग पत्र देखते हैं। तो पत्र में है दो ही पत्र हम यहाँ पर दिए हैं, इन्हीं 2 पत्रों में से कोई ना कोई एक आ ही जाएगा। अपने मित्र के पास परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए संस्कृत में पत्र लिखें। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि प्रिय मित्रम श्याम, प्रिय मित्र श्याम सप्रेम नमः, प्रिय मित्र श्याम सप्रेम नमः। यानी कि प्रिय मित्र श्याम प्रणाम, या जो भी सप्रेम नमः लिखना है जो भी लिखिए। विषय उसके बाद लिखना है कि परीक्षा तैयारी विषय, परीक्षा तैयारी विषय माने कि परीक्षा की तैयारी का विषय में, परीक्षा की तैयारी के विषय में। उसके बाद अपना जो भी बात लिखना है लिखिए कि अत्र सर्व कुशलम वर्तते, यहाँ सब कुशल है। अहम परीक्षाया
सजताम क्या है, दृढ़तया करोमि, माने कि मैं परीक्षा का पूरा दृढ़ता से अध्ययन कर रहा हूँ, मतलब कि तैयारी कर रहा हूँ। प्रतिदिनम नियमानुसारम अध्ययनम करोमि, प्रतिदिन नियम के अनुसार अध्ययन कर रहा हूँ। संस्कृत गणित विज्ञान च विशेष रूपेण पठामि, संस्कृत गणित विज्ञान संस्कृत रूप से पढ़ रहा हूँ। गुरुः अस्मान सम्यक मार्गदर्शकम दर्शनम ददाति, गुरु जो है हमारे वो हर समय में पल पल हर समय मार्गदर्शन दे रहे हैं। अहम प्रतिदिनम पुनरावृत्ति करोमि, मैं हर दिन पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। मम विश्वास अस्ति यत् परीक्षा फलम उत्तमम भविष्यति, मेरा विश्वास है कि परीक्षा फल उत्तम होगा। त्वम अपि मनोयोगेन अध्ययनम कुरु, तुम भी अपने पूरे मन से अध्ययन करो। उसके बाद इतना होने के बाद अपन लिख सकते हैं कि भवता मित्र मतलब कि आपका मित्र, जो भी नाम है नाम लिखिए, ग्राम लिखिए, मंडल लिखिए, मंडल मतलब जिला होता है, दिनांक लिखिए, बात हो गया खत्म। और यहाँ पर आपका एक पत्र हो गया तैयार और आपको मिलेगा पूरे के पूरे 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाध्यापक को आकस्मिक छुट्टी के लिए एक पत्र लिखिए। तो लिखेंगे शिवायाम प्रधानाध्यापक महोदय, अपना स्कूल का नाम लिखिएगा। विषय है क्या है, आकस्मिक अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, आकस्मिक अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, माने कि आकस्मिक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, मतलब कि अचानक जो छुट्टी लेना है उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो लिखेंगे मान्यवरः सादरं निवेदनम् अस्ति यत् मम गृहे किमपि अत्यवश्यं कार्यम् आपतितम्, अतः अहम् अद्य विद्यालये आगन्तुं न शक्नोमि, कृपया मह्यम एक दिनस्य अवकाशं प्रदाय अनुगृह्णन्तु। ठीक है, यानी कि सादर निवेदन है, सादरम निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे किमपि अत्यावश्यकं कार्यम आपतितम, कि सादर निवेदन है कि मेरे घर में कोई अति आवश्यक काम आ गया है। अतः अहम अद्य विद्यालये आगन्तुं न शक्नोमि, मतलब कि आज मतलब कि मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। कृपया महम एक दिनस्य अवकाशम प्रदाय अनुगृह्णन्तु, कृपया करके मुझे एक दिन का अवकाश देकर के अनुग्रहित करे। भवता आज्ञाकारी छात्र राम, जो भी नाम है अपना लिखिएगा, स्कूल का नाम उसके बाद लिखिएगा, वर्ग लिखिएगा, क्रमांक लिखिएगा, ग्राम लिखिएगा, मंडल लिखिएगा, दिनांक लिखिएगा। इस तरह से आपका हो गया तैयार एक पत्र और आपको मिलेगा पूरे के पूरे 5 नंबर। तो इस तरह से आज के इस महामैराथन सब्जेक्टिव क्लास को हमने पूरा किया है। आशा करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इस क्लास में क्या सीखे हैं या क्या आपको मतलब कि अभी तक तैयारी अच्छा था या नहीं, आपको इससे पता चला या नहीं, क्या आप इसमें जो भी प्रश्न था आप उसका उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं, आप ये सब कुछ हमें कमेंट में बताइए। और अभी तक कोई बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है संस्कृत साथी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अब रिजल्ट के समय में। और हाँ, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आप में से जो भी बच्चा मुझे भेजेगा क्वेश्चन आंसर, तो वो अच्छा से भेजना, कि जो भी आप फोटो लीजिएगा अपने प्रश्न पत्र का, तो लाइटिंग अच्छा से होना चाहिए और एक फॉर्मेट में होना चाहिए कि सीधा होना चाहिए। अगर पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट ही होना चाहिए, मतलब सब कुछ साफ साफ दिखना चाहिए, ऐसा लीजिएगा। ठीक है, बाकी चलिए धन्यवाद। आशा है कि आज का यह क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा।